वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमान जी आज टाइमर न्यू है बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है रहमान? कंफर्म कर दें एक दफा। चलिए, अल्लाह के शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक है? कल रहमान आप मीटिंग में नहीं थे? वालेकुम अस्सलाम साथी। बाकी लोग भी जल्दी से आ जाएं। आज का हमारा लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो जल्दी से बाकी लोग भी आ जाएं ताकि फिर हम उसको स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम। चले कोई नहीं, कल आपके ग्रुप में से सिर्फ ज़ीशान थे, बाकी कोई भी नहीं था। वालेकुम सलाम। जल्दी जल्दी से आ जाए बाकी लोग ताकि हम स्टार्ट करें लेक्चर को जल्दी जल्दी। शाबाश, 5 हुए हों। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, उसको रीड किया है सबने? मैंने स्लाइड शेयर कर दी थी, उसको रीड किया था। और असाइनमेंट की ये सिचुएशन है कि मैं बताता हूँ अभी। रहमान ने सेंड किया था, ठीक है। अच्छा रहमान, आपने जो ये सेंड किया है, रहमान ने सेंड किया था और इनसे पहले भी एक आया था, हाँ केविन ने सेंड किया था। केविन, बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये था कल की क्लास के बाद कि आप पॉइंट्स में लिखेंगे कि कहाँ कलर का इशू है, कहाँ टेक्स्ट का इशू है। इंडस्ट्री को रीड करेंगे, इंडस्ट्री में देखेंगे कि उसके कंपटीटर के लोगों किस तरह के हैं, उनको माइंड देके उनकी एग्जांपल्स देंगे कि ये वाला इस तरह है तो हम इसमें ये मिस्टेक है। तो आपने मे भी वो किया हो, लेकिन मैं चाह रहा था कि बेसिकली आप पेपर वर्क करें, पेपर के ऊपर लिखते जाएं सारी चीजें और एक डॉक्यूमेंट बना के मुझे यहाँ सेंड करें। आपने 2-2 लाइंस के अंदर ये चीज लिखी है, ठीक है। आपने जो केविन की चीजें थी वो बिल्कुल ही उन्होंने सही लिखा हुआ था कि जो क्रेन वाला भी था और जो टीथ वाला भी है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ये थोड़ा सा स्केलेबल फैक्टर में नहीं है, ठीक है। तो ये इशू था। और इसके अलावा अगर हम रहमान का देखें तो रहमान ने जो ये बनाया है सम माइक्रो सिस्टम्स,
सन मैक्रो सिस्टम, सॉरी। तो रहमान, आपने जो बेसिकली आइकन जो बनाया है इसका, ये वाला, ठीक है। अगर हम इस आइकन को देखें ना, तो उन्होंने बेसिकली जो आइकन आइकन बनाया था, तो वो उसके बेसिकली सन और माइक्रो के इनिशियल वर्ड्स को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था। जो आपने बनाया है वो एक वर्ड को तो करता है, दोनों को नहीं करता। तो उनकी अप्रोच तो ठीक थी, लेकिन आपने जो किया, आपने मुझे मुझे लगता है कि जस्ट फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो वर्ड है सन, उसका इनिशियल वर्ड जो है वो यूज किया है, ठीक है। तो वो जो बेसिकली था, जिस तरह आपके पास स्टैंडर्ड चार्टर का आप लोगो देखें, तो वो सारे के सारे वर्ड्स को वहाँ रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह आप आपके पास टॉप टेल का है, उसका जो आइकन है वो सारों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये जो बेसिकली है, ये एस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और एम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आपका जो है ये एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एस इनिशियल वर्ड है और मैक्रो सिस्टम का एम इनिशियल वर्ड है, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो मिस्टेक निकालने से पहले आप उस लोगों को भी अंडरस्टैंड किया करें कि बेसिकली वो क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है। अच्छा, महक ने ये एक सेंड किया था, तो इन्होंने जो मिस्टेक निकाली थी वो बिल्कुल ठीक निकाली थी कि बेसिकली ये जो कंपनी है वो ऑफर कर रही है टी शर्ट डिजाइनिंग, और जो इन्होंने आइकन यूज किया है ये टी शर्ट डिजाइनिंग का नहीं है। ऐसे लगता है कि जिस तरह शॉपिंग कार्ड का आइकन होता है कि टी शर्ट यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर तो जस्ट टी शर्ट डिजाइनिंग वेबसाइट है फिर तो ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये टी शर्ट यानी कि यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, या परचेज भी कर सकते हैं, तो फिर ये उसके मैसेज को क्लियर कर रहा था। अगर जस्ट टी शर्ट डिजाइनिंग है तो फिर ये नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये उन्होंने बिल्कुल सही लिखा था, ठीक है। इसके अलावा बाकी जवाद किधर है, ठीक है। जवाद का नहीं आया, मुसर्रत निसार का नहीं आया, हिना का भी नहीं आया, डिजाइन अहमद का भी नहीं आया, सिशान का भी नहीं आया। तो काफी सारे लोगों ने नहीं किया, तो ये अच्छी चीज तो नहीं है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था कि ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आप इसको साथ लेके चलेंगे, ठीक है। मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर आप लोगोस की मिस्टेक्स निकाल पाएंगे तो इसका मतलब है कि आप सही जा रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है इस चीज की। अगर आप नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब है कि आपको कोई चीज समझ नहीं आई जो कल के लेक्चर की थी, या आप लोगों ने काम ही नहीं किया। अब ये आपकी सीरियसनेस है कि सिर्फ 3 लोगों ने जो है ना वो असाइनमेंट की है, बाकियों ने नहीं की। हाँ जी, आदिल आपने भी नहीं की, जिशान आपने भी नहीं की, हिना ने भी नहीं की, साकिब ने भी नहीं की, मारिया सैयद ने भी नहीं की। तो ये क्या रीजन है, क्यों नहीं की? जी बिल्कुल, रहमान आप ठीक कह रहे हो, सन भी लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ना लेटर मार्क टाइप जो लोगो होते हैं उसमें इनिशियल वर्ड्स का यूज कर रहे होते हैं। तो ये कंप्लीट उसने नहीं, बेसिकली सन वो पढ़ा जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो उसका बेसिकली कंसेप्ट है ना वो लेटर मार्क टाइप का है, कि लेटर मार्क को उसने बेसिकली एक आइकन टाइप जो है कॉम्बिनेशनल मार्क जिसको कहते हैं, कि उसमें डिफरेंट लोगों की टाइप्स को यूज करके बनाया जाता है, तो उसको उसने यूज किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहेगा? असाइनमेंट क्यों नहीं की? टाइम नहीं मिला? हाँ जी, जिशान, मारिया, आदिल, साकिब। ठीक है जवान, गुड। चलिए, गौर करते वक्त बेसिकली गौर जब आप जस्ट सोच रहे होते हैं ना माइंड के अंदर, तो फिर गलतियां नहीं निकलती। जब आप अपने पेपर और पेंसिल आपके पास होती है, तो देन आप किस चीज को देखते हैं और आपके माइंड में जो चीजें उसके बारे में आती हैं कि पॉजिटिव ये ठीक है, आप उसको भी लिखें और फिर उसको दोबारा गौर से पढ़ें 1-2 बार और फिर लोगों को देखें, तो ऑटोमेटिकली मिस्टेक्स आपके माइंड में आने लग जाती हैं। वेरी गुड, कल वाले के साथ हो जाएगी।
नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि कंपनी की पर्सनैलिटी को शो करें, कि अगर हमारे पास कोई आइकन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी को, तो हम उसकी मार्केटिंग स्टार्ट में इतनी कर देते हैं कि लोग उस आइकन से उसको आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। अगर हम उससे वर्ड हटा भी दें पूरा कंप्लीट नेम, तो उस आइकन को देख के ऑटोमेटिकली लोग बोल पड़ते हैं, कि जिस तरह मैंने जे डॉट की एग्जांपल दी थी, कि जे डॉट को देखते हैं जस्ट, और वो कहते हैं कि ये जुनेद जमशेद है। एफ फेसबुक का आइकन देखते हैं तो वो कहते हैं ये फेसबुक है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कहा था। बिल्कुल, आपका प्रोसेसर तो काम कर रहा है, लेकिन आपने इंडिविजुअल भी काम खुद से भी सबमिट करना था। चलें, कोई नहीं, कीजिएगा लाजमी, इसमें आपका ही आपकी भलाई होती है। तो मैं तो रोजाना आपकी कोशिश कर सकता हूँ कि भाई काम कर लें कर लें, ठीक है। नहीं करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान है, जो बिल्कुल नहीं करते। अब जवाद का मुझे पता है कि वो काम करता रहता है, डिस्कशन करता रहता है, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि उसने कुछ ना कुछ ट्राई किया है। अब जो बिल्कुल ही डिस्कशन ही नहीं करते और बताते ही नहीं है कि हमने क्यों नहीं किया, या हमने ट्राई किया था, हमें किसी चीज का पता नहीं चला। कल भी हमारी बात हो रही थी मीटिंग में जिशान के साथ, कि आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, आप लोग यानी कि आके, अब बहुत सारे इस तरह के बच्चे हैं कि जिनके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, लेकिन वो पूछते ही नहीं है, ठीक है। एक वो सोच रहा होता है कि वो पूछ लेगा, वो सोच रहा होता है कि वो पूछ लेगा, साकिब कहता है कि अहमद पूछ लेगा, अहमद कहता है कि साकिब पूछ लेगा, हिना कहता है मारिया पूछ लेगी, मारिया कहती है मुसर निसार पूछ लेगी। तो ये वाली चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है लेक्चर से रिलेटेड, तो उसको पूछा करें आप, ठीक है। डिस्कशन किया करें, तभी आप लर्निंग आपकी ज्यादा होगी। अदरवाइज डिजाइनिंग के अंदर डिस्कशन ही तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज दूसरे के साथ डिजाइन को डिस्कस किया करें। यहाँ मैं जो आपको डिजाइनिंग बेसिकली कहता हूँ कि स्लैक के ऊपर अपने डिजाइन को अपलोड करें, तो वो इसीलिए से कहता हूँ कि आप यहाँ अपने डिजाइन को अपलोड करें तो उसके ऊपर डिस्कशन भी करें। अगर मैं उसके ऊपर कोई कमेंट कर दूं तो कर दूं, अदरवाइज आप अपने रिव्यूज नहीं देते कि बेसिकली हाँ इसके अंदर ये चीज थी। तो बेसिकली हेल्दी इन्वायरमेंट लर्निंग का वही होता है कि जहाँ आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी आप लर्न कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो अगर कोई एक बंदा काम कर भी देता है, तो दूसरा उसके ऊपर आके थोड़ा सा कमेंट तो कर दे कि भाई इसमें इस तरह से भी अच्छा हो सकता था। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो उसको अप्रिशिएट तो करे, ताकि वो नेक्स्ट टाइम और मजीद बेहतर करने की कोशिश करे। तो ये सारी चीजें होती हैं लर्निंग में। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया भी था कि कॉन्फिडेंस जो है ना, हम मोटिवेशनल टॉक सुन के नहीं आता, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ठीक है। बाकी मैंने वहाँ ये भी कहा था कि यार मुस्लिम्स तो हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़े और अल्लाह अल्लाह करें, इससे बड़ी कॉन्फिडेंस और कौन सी चीज है कि हमें हमारा यकीन है कि सब कुछ हो सकता है अगर हम उसको ट्राई करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप ना यहाँ पार्टिसिपेट करते हो डिस्कशन में, ना किसी को अप्रिशिएट करते हो। तो ये इन्वायरमेंट आपको बनाना पड़ेगा काम करने के लिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी डिफरेंट डिजाइन के अंदर, ठीक है। और कल हमारी मीटिंग में डिस्कशन जो बेसिकली हमारे लास्ट वीक में डिस्कशन हुई थी, उसमें हम यही कह रहे थे कि आप जो कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो सीरियसली नहीं लेते, ठीक है, और इसको किस तरह से डील किया जाए। तो मैंने लास्ट वीक में, मे बी इस वीक में फर्स्ट डे को जो मैंने ट्राई करके देखा कि यहाँ हम काम करके देखें, तो वहां से भी वही रिस्पॉन्स था कि जो लोग असाइनमेंट करते थे उन्होंने ही सेंड किया, उसके अलावा सेंड ही नहीं किया। तो मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे अभी तक जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एडोब इंस्टॉल ही नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सारे ये जो चीजें होती है ना छोटी छोटी, कि ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, यूं नहीं हो गया, तो ये सारे तो लेम एक्सक्यूजेस होते हैं, और कुछ नहीं होता कि इस तरह हो सकता था, यूं कर सकता था मैं। तो ये सारी चीजें वैसे होती हैं, जब टाइम गुजर जाता है तो उसके पर लेम एक्सक्यूज करने का कोई फायदा नहीं होता। तो जब टाइम होता है आपके पास, तो उस वक्त आप जितनी ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं करें, ठीक है। कोई माइंड में कोई बात बैठी कि नहीं बैठी? हाँ जी, आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे?
यस, नो, कम से कम या अपने आप से प्रॉमिस कर लिया करो कि यार अब मैंने ये काम करना ही करना है। तो एक चीज तो ये है कि आप जब अपने माइंड में एक काम को करने का ठान लेते हैं ना कि मैंने ये काम करना ही करना है, तो ऑटोमेटिकली फिर आपके पास टाइम हर चीज हो जाता है। जब आप फर्स्ट यही नहीं करते तो फिर कहाँ से होगा। और कल जिशान के साथ बड़ी हेल्दी डिस्कशन थी, तो उसमें एक चीज जिशान ने कही कि मैं जो है ना, क्या कह रहे थे जिशान, मुझे भूल गया, कि हाँ मैं चेकलिस्ट बना रहा हूँ कि जो डिजाइन प्रिंसिपल्स थे और जो हमने लोगो डिजाइन से रिलेटेड जो चीजें सीखी उनसे रिलेटेड मैं एक चेकलिस्ट बना रहा हूँ, और मैं जब खुद एक लोगो बनाऊंगा तो उसमें मैं देखूंगा कि इसमें से मैंने कौन कौन सी चीजें अप्लाई की। और यही चीजें होती हैं। और स्टार्ट में जैसे मैंने आपको कहा था कि अपनी डेली की रूटीन की एक जो है चिट बना लिया करें, और उस पर देखा करें कि आज मैंने ये काम करने हैं। तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट में तो वो देख के लग रहा होता है पेपर को कि ये बहुत ज्यादा काम है, लेकिन जब आप उसको करके टिक करते जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ 5 6 और भी लिख लेता तो और भी कर लेता। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि माइंड में कि मैं ये काम भी करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, तो उसमें से 2 होते हैं, 3 नहीं होते। तो पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है हर काम को करने के लिए। तो इस तरह से अपने टाइम को बेसिकली यूटिलाइज किया करें कि प्रॉपर टाइम डिफाइन किया करें कि ये काम मैंने इतने घंटे में कर लेना है, ये काम मैंने इस टाइम पे करना है। तो देन ही काम होता है, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज तो बस बातें होती हैं, और बाद में जब टाइम चला जाता है तो फिर लेम एक्सक्यूजेस होते हैं कि मैं यूं कर सकता था, यूं कर सकता था। तो जब टाइम चला जाए तो उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, टाइम को वापस तो नहीं लेके आ सकते। तो फिर आपको डबल स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, टाइम के साथ साथ आपकी ऑटोमेटिकली जो मसरूफियात हैं, जो काम है डेली लाइफ के, वो बढ़ते जाते हैं। तो जो टाइम है उसको गनीमत समझा करें कि जिस टाइम में आप काम कर रहे हैं इसको कर जितनी कोशिश हो करें। ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो करें। आप समझते हैं कि शायद मैंने फ्रीलांसर की है, जो फ्रीलांसर्स होते हैं तो वो 2 घंटे या 3 घंटे काम करते हैं और अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट में हमने भी 15 15 घंटे भी काम किया हुआ है। उसकी रीजन रीजन ये थी कि मार्केट में जब अपने आप को अपने स्टेबल करना होता है, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपने क्लाइंट्स बनाने होते हैं, तो आपको जागना तो पड़ता है, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं आफ्टर टाइम 5 to 6 years। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो 1 year के बाद ही बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, कुछ होते हैं 2 year के, कुछ होते हैं 3, कुछ होते हैं 5 के बाद होते हैं। लेकिन आप इतने स्टेबल हो जाते हैं कि फ्रीलांसिंग के अंदर के आप लोगों को हायर करके उनसे काम करवा सकते हैं, इतना ज्यादा हो जाते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था, फ्रीलांसिंग की सबसे मेन स्किल जो है वो मैनेजमेंट है। अगर आपको मैनेजमेंट करनी आ जाती है तो आप फ्रीलांसिंग में इस तरह समझे कि अपनी कंपनीज बना के कंपनीज चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। चले हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जो है तमाम के तमाम जितने भी क्लास में हमारे लोग हैं वो सारी की सारों की असाइनमेंट्स हमारे पास आएंगी। ऐसा ही है। चलिए, प्रॉमिस नहीं, इंशाल्लाह ही कह दो कि जी बिल्कुल आएंगी, हम ट्राई करेंगे। हाँ जी, आदिल, साकिब, आज बाकी लोग किधर हैं? 3 4 लोग मिसिंग हैं जो डेली होते हैं उनमें से। चलें ठीक है, हम हाँ लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, कल हाँ जो हमने पढ़ा था लोगो, ब्रांड, आइडेंटिटी, एजुकेट द क्लाइंट। ठीक है, इसके अलावा कौन सी मिस्टेक्स हैं जो जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कल हमने देखी थी। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है लोगो डिज़ाइन प्रोसेस से रिलेटेड। जी बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये जो बेसिकली फ्रेज है, ये इस तरह समझ लें कि ये हमारे लिए सही नहीं है। हम तो बस उम्मीद पे ही बैठे रहते हैं। थोड़ी सी स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, देन फिर आप कहेंगे उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर विदाउट स्ट्रगल आप कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है तो फिर कुछ भी नहीं होता। फिर जहां आप 2 साल पहले ठहरे होते हैं वहीं आप 5 साल बाद भी नहीं ठहरे होते हैं। तो ये हम इसका यानी कि हर चीज का मकसद एक होता है, उसको एक सही वे से लेके जाया जाए तो फिर ठीक है। अगर आप उसको सही वे से लेके नहीं जाते और जस्ट उसको एज अ वर्ड लेते हैं, ठीक है, स्ट्रगल नहीं करते और फिर उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उसका रहमान खालिद कोई फायदा नहीं होता। स्ट्रगल करें तो फिर उम्मीद पे दुनिया कायम आप कहें तो फिर ओके है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा कल्चर है इस पे हम यही कहते हैं, ये ठीक है कि आपका यकीन है कि अल्लाह ने पैदा किया है तो वो रिस्क भी देंगे, लेकिन ये तो है कि उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो की जाए।
ठीक है, अपना रास्ता तो बनाया जाए, फिर ऑटोमेटिकली उसका सिला भी मिल जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलें, कल हमने ये चीजें पढ़ी थी, लोगो, ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है, कैसे हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं अगर क्लाइंट एजुकेट नहीं है। और प्राइस से रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी, डिफरेंट कंपनीज से रिलेटेड मैंने आपको लिंक्स भी शेयर किए थे, मे भी आपने खोल के देखे हैं या नहीं देखे, तो वो सारी चीजें थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है लोगो डिजाइन प्रोसेस से रिलेटेड। इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि जब हम लोगो बनाने के लिए जाते हैं तो कैसे क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, कैसे क्लाइंट की जो ब्रीफ होती है उसको रीड आउट करते हैं, ठीक है, फिर कैसे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, विजुअल रिसर्च करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, ठीक है, वेक्टर आर्ट करते हैं, और कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली लोगो डिजाइन प्रोसेस के 7 ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके हम एक अच्छा लोगो बना सकते हैं कि जिसकी प्राइस मिनिमम भी हो, कि आप जिस तरह स्टार्ट में है तो मिनिमम भी हो तो 100, 150, 200 तक आप इजली चार्ज कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और क्लाइंट को साथ साथ एजुकेट भी करते हैं। क्योंकि क्लाइंट को एजुकेट नहीं करेंगे तो देन आप इतने ज़्यादा अमाउंट उससे चार्ज नहीं कर सकेंगे। उसे ऐसे ही लगता है कि जैसे ये तो $5 में या $15 में, $20 में बन जाएगा, लेकिन आप जो उसे फिर एजुकेट करते हैं, पीछे जो प्रॉपर रिसर्च होती है उसको बताते हैं, तो उसको अंदाजा हो जाता है कि भाई इसकी इतनी ही प्राइस होगी। ठीक है, चलें जी, हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अब मैं ये वाली जो लाइंस है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं हर कहता हूँ, और अब हर लेक्चर से पहले ये आपके माइंड में एक बार आपने इसको पढ़ना है, ताकि आप थोड़े से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और देखें कि भाई हाँ, ये थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होगा तो हम डिजाइन अच्छे से कर सकेंगे। यहाँ मैं आज एक एग्जांपल भी ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल घर में करके देख भी लीजिएगा क्या, आप फॉर एग्जांपल घर में बहन है, भाई हैं, ठीक है, अम्मी हैं, अब्बू हैं, बैठ के फन है ना एक तरह से, तो इसको खेल को खेल लीजिएगा। तो यहाँ से भी आपकी अच्छी खासी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक पेज लीजिएगा, पेज के ऊपर यानी कि सबसे, यानी कि थोड़े से कॉर्नर पे, यानी कि एक इतना कि आप उसको फोल्ड करके 4-5 जितने आप लोग हैं तो उसको उतनी दफा लिख सकें, ठीक है, और फोल्ड भी कर सकें। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वन है वो एक लाइन लिखें और उसको सेकंड वन को दे दें, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड उसको रीड करें और उसको जो लाइन थी उसको फोल्ड करते और उसको डिजाइन करें, उस लाइन को माइंड में रखते हुए उसको डिजाइन करें। और फिर वो जो लाइन है वो थर्ड वन ना देख सके, थर्ड वन जस्ट उस डिजाइन को देखे और इस डिजाइन को देख के एक लाइन लिखे, ठीक है, और उस डिजाइन को फोल्ड कर दे। और जो फोर्थ वन है वो उस लाइन को देखे और डिजाइन करे। तो इस तरह से देखिएगा कि आपने जो लाइन लिखी होगी स्टार्ट में और एट द एंड 5 to 6 स्टेप्स जो आपका डिजाइन बनेगा वो ऑटोमेटिकली एक डिफरेंट होगा। तो इसी तरह आपका थॉट प्रोसेस होता है जब भी आप किस चीज को डिजाइन कर रहे होते हैं, कि आप जब इस तरह से देखेंगे कि आपने जो फर्स्ट सोचा था जो लाइन, और जब एट द एंड 6 लोगों के बाद अगर आप जा रहे हैं तो हर किसी की अपनी एक थिंकिंग है, उसके हिसाब से उसने डिजाइन करते गए। और ये क्लास में तो मैं एक्टिविटी कराता था इस तरह की, कि ताकि आपको ये चीजें अपने डिजाइन के वक्त भी हेल्प करें और आप एक दूसरे के भी हेल्प करें, नेटवर्किंग हो आपकी, ठीक है। तो ये चीज आप ट्राई करके घर में देखिएगा। ये प्रोसेस समझ आया मैंने क्या बताया है, कि आपने एक पेज लेना है, फर्स्ट वन ने लाइन लिखनी है, सेकंड उस लाइन को देख सकता है, फिर उस लाइन को फोल्ड कर देगा, वो डिजाइन करेगा। थर्ड वन डिजाइन को देख सकता है, ठीक है, और उस डिजाइन को देख के लाइन लिखेगा और डिजाइन को फोल्ड कर देगा। फर्स्ट वन की लाइन भी और डिजाइन भी फोल्ड होंगी, थर्ड वन जस्ट उस लाइन को देख रहा होगा, उस लाइन को देख के डिजाइन कर रहा होगा। तो ये इस तरह से है, इसको करके देखिएगा। फन एक्टिविटी है, आजकल वैसे ही कोरोना घर में बैठे हैं तो इस फन को करके देखिएगा, ठीक है। लोगो डिजाइन प्रोसेस आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। अब इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप एक आउटस्टैंडिंग लोगो बना सकते हैं। अगर इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो जस्ट क्लाइंट ने आपको एक वर्ड दिया और आपने शुरू कर दिया जाके इलस्ट्रेटर में उसको बनाना, तो देन आप एक अच्छा लोगो नहीं बना सकते, और एक ऐसा लोगो नहीं बना सकते जिसकी प्राइस जो है वो 200, 300, 500 या $5,000 तक हो, ठीक है।
उन इन सब चीजों को फॉलो करके ही आप एक अच्छा लोगो बना सकते हैं और अपनी क्लाइंट को कायल कर सकते हैं कि वो आपको इसके इतने ज्यादा चार्जेस दे। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये वही चीजें हैं जो मैं बोल चुका हूँगा। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिजाइन ब्रीफ। ठीक है, अब डिजाइन ब्रीफ में वो तमाम चीजें होती हैं डिजाइन से रिलेटेड जो आपको डिजाइन में हेल्प करती हैं। ठीक है, जो क्लाइंट आपको इंफॉर्मेशन देता है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और यहाँ लोगो है तो लोगो से रिलेटेड जो वो आपको तमाम की तमाम इन्फो देता है, जो आपको गाइड करता है, वो आपके डिजाइन ब्रीफ में आती है। अगर आपको अब इतना तो अंदाजा हो गया, आपने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, कि अगर आपको कहा जाए कि आप लोगों से जो क्लाइंट है वो लोगो डिजाइन क्या है और उससे डिजाइन ब्रीफ लेते हैं, या वो आपको खुद से देता है और आपको लगता है कि नहीं ये जो है इनफ नहीं है लोगो डिजाइन करने के लिए, तो आप उससे डिजाइन ब्रीफ मांगते हैं, तो आपकी फर्स्ट जो प्रेफरेंसेस हैं, यानी कि 5 to 6, क्या क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो आप क्लाइंट से डिमांड करेंगे? यहाँ जल्दी जल्दी से लिखते हैं। आज का लेक्चर भी आपकी डिस्कशन जितनी ज्यादा होगी, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब लोगों को माइंड में रखते हुए आपने बताना है कि आप अगर क्लाइंट लोगों का आता है तो आप डिजाइन ब्रीफ में उससे क्या चीज डिमांड करेंगे, क्या क्या चीजें आप पूछ सकते हैं। और ये 5 to 6 आप जल्दी जल्दी से लिखें जरा कमेंट्स में, मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि आप कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं। हाँ जी, सोचें और फिर लिखें जल्दी जल्दी से। ठीक है, टारगेट मार्केट हो सकती है, कंपनी प्रोफाइल हो सकती है, बिजनेस ब्रांड, कलर एंड फॉन्ट्स। जिशान, स्टार्ट से देखा करें, स्टार्ट से सोचा करें कि फर्स्ट चीज लोगों में कौन सी ऐसी है कि जो इन्वॉल्व होगी। ठीक है, फिर सोचा करें कि सेकंड थिंग कौन सी है, फिर सोचा करें थर्ड कौन सी हो सकती है, तो इस तरह से सोचा करें। अब आपने टारगेट मार्केट लिखा है, कंपनी प्रोफाइल लिखा है, फॉर एग्जांपल उसकी कंपनी प्रोफाइल है ही नहीं, वो कंपनी अभी स्टार्ट करने जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, बिजनेस आपने पूछ लिया, बिजनेस पूछा, कंपनी प्रोफाइल नहीं है, उसके ब्रांड, कलर, फॉन्ट पूछ लिया। ठीक है, कंपनी फील्ड पूछ ली। अभी जो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो आपकी सबकी मिसिंग है। मैक ने सेंड किया, जिशान ने सेंड किया, इन दोनों की वो चीज मिसिंग है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये देखिए ना, आप जवाब आए हैं, गुड, जवाब ने अच्छा लिखा है। अब इसमें एक चीज है, एक चीज मिसिंग है, यहाँ कंपनी नेम आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली आप बनाने किसके लिए जा रहे हैं लोगों। ठीक है, जब आपके पास ये वर्ड आएगा ना कि एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द लोगो क्या है, देन ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसको किस टाइप में लेके जाते हैं। आइकॉनिक फॉर्म में जाते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में जाते हैं, लेटर मार्क इनिशियल वर्ड को यूज करके बनाते हैं, फैक्टोरियल मार्क जाते हैं, किस तरफ जाते हैं आप, कॉम्बिनेशन मार्क जाते हैं, एम्बलम जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अच्छा, और हाँ जी, इकरा, वसीम, रहमान, जल्दी जल्दी से लिखें। जवाब, एक चीज मिसिंग है आप में, आपके इसमें, बताएं जरा क्या हो सकती है। अब ये देखिए ना कि अगर फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट से डिमांड करते हैं $300 और डिजाइन ब्रीफ में आप कहते हैं कि मुझे कंपनी नेम बता दो, कंपनी प्रोडक्ट बता दो, कलर रिक्वायरमेंट बता दो, कंप्यूटर बता दो, ऑडियंस बता दो, तो आपको लगता है कि वो $300 आपको दे देगा?
कस्टमर माइंड ओवरव्यू, ठीक है, गुड। रहमान किधर गायब हो गया है, सोच रहा है। जिशान, आदिल, साकिब। जिशान ने तो सेंड कर दिया, तो सॉरी। आदिल, साकिब। ये जल्दी जल्दी से सेंड किया करें ना। अब ये देखें कि जिशान ने काफी पहले सेंड कर दिया, ऐसा ऐसा। ये ठीक है, आप सोचें, लेकिन अब मे बी 3 to 4 मिनट हो गए हैं, तो इससे कम टाइम में आप सोच सकते हैं यार। आपने जितनी चीजें पढ़ ली है ना, तो आपके माइंड में डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम किसी भी चीज का नाम लें, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आने लग जाती हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्कशन हम कर चुके हैं। डिस्कशन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ खुद ही से, यानी कि मैं सोच लेता हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन भी बनता होगा, ये क्वेश्चन भी बनता होगा, तो इसलिए ठीक है मैं खुद ही बता देता हूँ। हालांकि आपको ये चीजें खुद से पूछनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो मैं खुद से बता रहा होता हूँ, लेकिन मैं मेरे माइंड में ये होता है कि आप मुझे ये क्यूरी करेंगे, लेकिन आप नहीं करते। तो मुझे पता तो है, आप बच्चों को पढ़ा पढ़ा के कि ये क्यूरी हो सकती है, तो मैं इसलिए खुद ही से बता देता हूँ। हाँ जी, एहसन। चलें ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से सेंड करें। डिजाइन ब्रीफ की अगर हम बात करें, फर्स्ट में जो आपके पास चीज आती है ना, वो आपकी होती है एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द लोगो। देन आपके पास स्लोगन आता है, ठीक है, कंपनी की इंडस्ट्री क्या है, अगर कंपटीटर उसके पास हैं तो क्या है, अगर इंडस्ट्री आपके पास आ गई है तो कंपटीटर आपको ऑटोमेटिकली उसके मिल जाएंगे मार्केट से। उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कि वो कहाँ से है बेसिकली। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने टारगेट ऑडियंस को देखना है। उसकी टारगेट ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, ठीक है, उसके टारगेट ऑडियंस जेंडर यानी कि प्रोडक्ट वाइज उसकी कौन सी जेंडर है जो उसको यूज करेगी, मेल है फीमेल्स हैं, उसकी क्लाइंट्स बेसिकली कौन है। तो इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए फिर आप बता उसे डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं। आप कहते हैं कि आपको आइकॉनिक लोगो चाहिए, टेक्स्ट बेस्ड लोगो चाहिए, किस तरह से चाहिए, उसके कलर प्रेफरेंसेस आपके हैं कोई, बताएं किस तरह के होने चाहिए। आप फिर उसमें ये देखते हैं कि जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, ठीक है, जो टेक्स्ट के लिए फॉन्ट स्टाइल यूज करने हैं वो किस तरह के होने चाहिए, ठीक है। अब उसमें अक्सर ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज ऐसी जो ट्रेडिशनल कंपनीज होती हैं, बहुत पुरानी होती हैं, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग नहीं की होती, अब वो ब्रांडिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो लोगो बनवाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। हालांकि कंपनी उनकी पहले की होती है, लेकिन वो सिंपल चल रहे होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल कंपनीज होती हैं, उनमें मोस्टली आपके पास जो लोगो आ रहे होते हैं वो एम्बलम टाइप आ रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास बेयर के जो लोगो अक्सर आपको दिखाई देते हैं बोतल के ऊपर, अगर आप सर्च करेंगे, या आपके पास डिफरेंट म्यूजिक कंपनीज के जो लोगो आपको दिखाई देते हैं, या म्यूजिक कंसर्ट से, वो एम्बलम टाइप बने होते हैं आपके पास, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसके अलावा अगर आप मॉडर्न टाइप कंपनी है, आपकी एडवांस टाइप कंपनी है, तो आप जो है वो सेराफोन का यूज कर रहे होते हैं, और ट्रेडिशनल है तो फिर सेराफोन का यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके डिजाइन ब्रीफ में हो, आपको पता हो, तभी आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, आपको वहां से मजीद काफी सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट देख के आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के लिए आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं क्लाइंट से, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट आ जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि क्लाइंट जो है वो आपके पास लोकल मार्केट से आ जाए, ठीक है। मे भी कोई क्लाइंट आपको रेफर कर दे। तो उस सूरत में जब आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और आप उसको बताते हैं कि आप जो लोगों के लिए चार्ज करेंगे वो $300 करेंगे, या 250 करेंगे, या 150 करेंगे, तो आप एक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट उससे गैदर करते हैं, और क्लाइंट को भी, ताकि पता चले कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, रिसर्च बेस्ड काम भी है, देन मैं एक अच्छा लोगो बना सकूंगा, ठीक है, बनवा सकूंगा। तो उसके लिए ऑटोमेटिकली जो हाईली अमाउंट है वो देने को तैयार हो जाता है। अब इसमें फर्स्ट में है कि आपने, ये ऑप्शनल है कुछ चीजें, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं लेना चाहते तो ना लें। कंटेक्ट नेम,
कि आप उसके नाम से उसको बुला सकें। उसकी डेजिग्नेशन, अगर वो किसी कंपनी में काम करता है, अक्सर कंपनी होती हैं जो आउटसोर्स कर रही होती हैं, या अक्सर एजेंसीज होती हैं जो कि आपको लोगों का काम दे रही होती हैं कि वो लोकल मार्केट में अपनी बैठी होती हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, कनाडा में अक्सर कंपनीज बैठी होती हैं कि जो डिफरेंट लोगों से काम ले रही होती हैं और फिर उसको आउटसोर्स कर रही होती हैं। तो भाई डेजिग्नेशन आपकी क्या है कंपनी में, आपका कॉन्टेक्ट नेम, ताकि आप उसको उसके नाम से पुकार सकें, ठीक है। तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है कि आपकी ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। आपकी कंपनी का नेम क्या है, ठीक है। अब लास्ट में नहीं है कि जो आपसे बनवाने के लिए आया है कंपनी नेम वही है कि जिसका आपने लोगो बनाना है, ठीक है। मे बी वो कोई एजेंसी हो या कोई हो, तो वो आपको कंपनी नेम बता रहे होते हैं, ठीक है, कंट्री बता रहे होते हैं, सिटी बता रहे होते हैं, ठीक है। अगर फोन नंबर वो देना चाहते हैं तो दे दे, नहीं देना चाहते तो ना दे। ईमेल, वेबसाइट अगर उसके पास है ऑलरेडी तो वो वेबसाइट भी बता सकता है। अगर मॉडिफाई करवाने के लिए आया है, स्काइप नेम आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे डिस्कशन करना चाहता है तो बेसिकली जैसे मैंने कल हमने डिस्कस किया था कि आप जितना ज्यादा डिजाइन ब्रीफ के दौरान क्लाइंट का फीडबैक ले सकते हैं, आप उतना ही ज्यादा लें, ताकि क्लाइंट से आप ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट गैदर कर सकें कि उसके माइंड में क्या चीज चल रही है, ठीक है। उसके बाद आता है कि एग्जैक्ट वर्डिंग टू बी यूज ऑन द लोगो, के लोगो के अंदर जो एग्जैक्ट वर्डिंग बेसिकली आप यूज करनी है, जिस जिस वर्ड का आपने बेसिकली लोगो बनाना है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपकी टैगलाइन या स्लोगन या मोटो, ठीक है। जो आप अक्सर लोगों के नीचे एक टैगलाइन लिखी होती है, ठीक है, कि वो क्या है आपकी, अगर आप लिखवाना चाहते हैं। ये ऑप्शन इसलिए होता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिनकी टैगलाइन नहीं होती, वो जस्ट अपना लोगो बनवा रहे होते हैं, उनका कोई मोटो या टैगलाइन उसके नीचे नहीं होती। उनका मोटो होता है लेकिन वो अपने लोगो के साथ उसको अटैच नहीं करवा रहे होते। अगर जो करवाना चाहते हैं तो फिर वो यहाँ उसको लिख भी देते हैं, ठीक है। आप जो बेसिकली कंपनी के लिए, उसके बाद है कि डज द वर्ड ऑन योर कंपनी नेम हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग, कि आपकी जो बेसिकली कंपनी है उसका जो आपने नेम रखा है उसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, ठीक है। कि अक्सर होता है ना कि आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी कंपनी का नाम रखा हुआ है पारस, ठीक है। आप वो कंपनी, अब पारस मीनिंग आपको नहीं पता बेसिकली उसने क्या सोच के रखा, क्यों रखा, तो आप उससे ये पूछ रहे होते हैं कि बेसिकली इस वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है। आपको उससे भी आइडिया होता है, ठीक है। जब माइंड मैपिंग का प्रोसीजर आता है ना डिजाइन प्रोसेस में, से उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपके जो बेसिकली एग्जैक्टली आप वर्ड यूज कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, ठीक है, ये आप क्यों पूछते हैं। उसके बाद अब बेसिकली आप उसको ये तो नहीं बता सकते कि ना कि आपका आइकन होगा या टेक्स्ट होगा, तो आप उससे पूछ रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट या इमेज आप अपने लोगों के अंदर इंक्लूड करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, ठीक है। अगर वो करवाना चाहते तो वो आप बता देते हैं कि यस, अगर नहीं करवाना चाहता तो नहीं बताता। अदरवाइज अगर वहाँ यहाँ वो लिखना भी चाहते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं, यानी कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या इमेजेस हैं जो वो यूज करवाना चाहते हैं, तो वो बता देता है, ठीक है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड आप इन्फो दें थोड़ी बहुत, ताकि हमें अंदाजा हो कि एग्जैक्ट वर्डिंग से तो आपको पता नहीं चलता। और मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको उसकी कंपनी का बेसिकली पता ही नहीं होता कि वो बेसिकली ओवरव्यू कि वो है क्या, वो जस्ट उससे वर्डिंग लेते हैं, स्लोगन लेते हैं, टेक्स्ट लेते हैं और ये लेते हैं और $5 में उसको लोगो बना के दे देते हैं। अब वो लोगो जस्ट क्या होता है कि आपने उसको आइकॉनिक फॉर्म में या एक अच्छे से टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको लिख के दे दिया। अदरवाइज वो उसकी कंपनी की पर्सनैलिटी को शो नहीं कर रहा होता। अगर आप उसकी कंपनी की पर्सनैलिटी को शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ आपकी उसकी ये सारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप उससे ले रहे होते हैं। और ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं जो अभी मैंने बताई हैं ऊपर। साथ साथ बताया भी करो ताकि पता चलता रहे कि आप क्लास में हो कि नहीं। जो चीजें मैंने अभी ऊपर बताई हैं ये चीजें क्लियर है? यस, नो? अगर कोई चीज रिपीट करनी है तो मुझे बता दें। ठीक है, गुड। अच्छा, उसके बाद आता है कि नेक्स्ट जो आता है कि आपने कंपनी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन तो ले ली,
आपने लोगो भी देख लिया, मोटो भी देख लिया, उसका जो एग्जैक्ट बिल्डिंग ऑफ लोगो थी, ठीक है, ये सारी चीजें आपने ले ली। अब जो नेक्स्ट चीज आती है कि आपके कंपटीटर, जो आपकी मार्केट में आपके कंपटीटर हैं, उसका कोई वेबसाइट लिंक है, ठीक है, तो आप उसका वो वेबसाइट लिंक दे दें, या उसकी कोई इमेज है, ठीक है, उसके ड्राइव के ऊपर पोस्ट करके उसका लिंक दे दें, या कोई भी आपको लोगो जो है उससे रिलेटेड उस जो आपके कंपटीटर हैं, ताकि हम उसको रीड कर सकें कि उन्होंने अपनी कंपनी जो है, जो सर्विसेज बेसिकली वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आइकॉनिक फॉर्म में या लोगो फॉर्म के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया है कि वो लोगो उनकी कंपनी को शो कर रहा है कि बेसिकली ये क्या करते हैं, और उसकी पर्सनैलिटी को बेसिकली वो शो कर रहा है, और कौन से ऐसे कलर कॉम्बिनेशन है जो उस मार्केट को, जो टारगेट ऑडियंस है, उनको अट्रैक्ट कर रही है। तो उसके लिए हम उसके कंपटीटर के बेसिकली लिंक्स मांग रहे होते हैं कि वो हमें यहाँ बता दें, नेम बता दें, लिंक्स दे दें वेबसाइट के, ठीक है, अगर इमेजेस हैं तो इमेजेस ड्राइव पे पुट करके हमें दे दें या सेंड कर दें। तो ये आपके पास होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अक्सर आपके पास होता है कि क्लाइंट डिफरेंट लोगोस को देख के जाता है, गूगल पे देख लेता है, या डिफरेंट साइट्स के ऊपर देख लेता है, या फ्री साइट्स के ऊपर देख लेता है, ठीक है। आप उसको डिफरेंट हाँ, ये भी जवाब वैसे अच्छी चीज है, इस पे आ सकते हैं आप, ठीक है, इस पे आ सकते हैं, लेकिन मुझे उसके लिए फिर आपके यहाँ से मैं कमेंट्स नहीं पढ़ सकूंगा अब, क्योंकि मैंने मोबाइल पे भी ओपन किया होता है, साथ साथ मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है। फिर जूम पे, हाँ जूम पे हो सकता है, लेकिन चलें करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी होती है कि क्लाइंट के माइंड में एक चीज बैठ चुकी होती है, अगर वो प्रॉपर रिसर्च करके आए, कि उसने कोई लोगो देखा होता है, वो सोच रहा होता है कि मेरा लोगो जो है ना वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्लाइंट से उसका फीडबैक पहले ले लें कि उसको कौन से लोगो अच्छे लगते हैं और क्यों लगते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज है कि जो उसको अच्छे लग रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि 99 डिजाइन पे जिन डिजाइनर्स को क्लाइंट रेट कर रहा होता है, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ चीज जो है वो सेम आ रही होती है, जो उसके माइंड को बेसिकली, जो उसके माइंड पिक कर रहा होता है कि हाँ ये चीज मेरे लोगों में होगी तो वो अच्छा लगेगा, इसीलिए वो उनको रेट कर रहा होता है। किसी को कम रेट कर रहा होता है, किसी को ज्यादा रेट कर, हालांकि उन तमाम में वो चीज होती है, लेकिन किसी ने उस चीज को बहुत अच्छे से यूज किया होता है और किसी ने बहुत अच्छे से यूज नहीं किया होता। तो इसलिए आप क्लाइंट से डिफरेंट जो लोगोस हैं जो उसे पसंद हैं उसके आप लिंक्स मांग लेते हैं, ठीक है, कि आप उसके लिंक्स दे दें, अगर हैं तो दे दें, अगर नहीं है, उसका कोई आइडिया ही नहीं है, वो उसने रिसर्च ही नहीं की, तो आप उसको एजुकेट करें कि वो रिसर्च पहले कर ले, ताकि देख ले, ताकि हमें भी अंदाजा हो। अदरवाइज इसका नुकसान ये होता है कि एट द एंड जब आप लोगो बना के देते हैं तो उसमें बहुत बार आपको मॉडिफिकेशन देनी पड़ती है, कि क्लाइंट कहता है हाँ ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, और फिर वो एग्जाम्पल भी ले आता है, आपको एग्जाम्पल सेंड कर रहा होता है। ये क्योंकि अक्सर हम काम कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीजें हमें दिखाई देती हैं कि वो आपको एग्जाम्पल सेंड कर रहा होता है कि नहीं इसको इस तरह से होना चाहिए था, इसको इस तरह से होना चाहिए था। तो अगर ये चीजें आप पहले से ले लेते हैं और उसको अच्छे से फिर रीड करते हैं और पेपर वर्क करते हैं और धन लोगों की तरफ जाते हैं, तो आपका लोगो बड़ा अच्छे से बन पाता है, ठीक है। और अब जैसे उसने कुछ चीजों को लाइक किया, तो कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो उसके माइंड पिक कर लेगा कि ये है तो मेरे लोगों में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अगर कुछ इस तरह के लोग हैं कि वो जो बिल्कुल ही डिसलाइक करता है और क्यों करता है, तो वो भी आप यहाँ पूछ सकते हैं, ताकि आप उन चीजों को आप यूज ही ना करें, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने करनी है यूज, या कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं करनी। तो ऑप्शनल उसके पास है कि वो ये भी लिख सकता है कि जिस तरह की ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स हैं ये नहीं यूज करने, एब्स्ट्रैक्ट लोगो नहीं होना चाहिए मेरा, लेटर मार्क होना चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ बता सकता है, ठीक है, ये भी उसके लिए टेक्स्ट फील्ड दी गई है। उसके बाद है डिफरेंट लोगों की कैटेगरीज, ठीक है, आप यहाँ ये भी बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई अनएजुकेटेड क्लाइंट है, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप पहले तो उसको कहें कि वो जाके उसको रेट करे सारों को, फिर आप उसको डिफरेंट लोगो कैटेगरीज बता दें। हालांकि ये लोगों जो लोगों की कैटेगरीज हैं ये बहुत ज्यादा ब्रीफ में बताई गई हैं, ठीक है, अगर हम इनको सबको मर्ज करें तो ये टोटल 7 टाइप्स बनती हैं, लेकिन यहाँ जो हमने देखी हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट हैं हमारे पास 7 और 5 कितनी होगी आपके पास
12 हो गई। हालांकि ये 7 लोगो टाइप्स जो हमारे पास बेसिक्स हैं उनके अंदर ये सारी की सारी मर्ज हो रही होती हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि अगर उसको जो लोगो है वो जस्ट फॉन्ट बेस चाहिए, तो फॉन्ट बेस में के जो फॉन्ट है वो सिंबॉलिक टाइप हो, इस तरह का हो, ठीक है, या उसके अंदर कोई हम कोई थोड़ा सा उसको मोल्ड करके लिखें, या जस्ट हैंड रिटन या स्क्रिप्टिव या सिग्नेचर लोगो जिस तरह आपके पास होते हैं, जिस तरह इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं, जिस तरह कोई म्यूजिशियन है उसका लोगो होता है, या कोई मॉडल है उसका लोगो होता है, तो वो मोस्टली आपके पास जो इस तरह की चीजें आ रही होती हैं वो है, ठीक है। फॉन्ट कंटेन मीनिंग, अब जिस तरह फेडेक्स होता है तो उसमें एरो बना होता है, बेसिकली ये कंपनी ही जो है वो पार्सल इस तरह के काम करती है, ठीक है। इसी तरह अमेजोन है, ए टू जी वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ए टू जी यहाँ हमारे पास सारी चीजें हैं। इसी तरह अक्सर होता है कि जिस तरह HP है, CNN है, इसमें बेसिकली इनके जो नेम है वो कंप्लीट हैं, लेकिन उसके इनिशियल वर्ड को यूज किया होता है जस्ट, ठीक है, और मोनोग्राम टाइप ऑफ उसको बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अक्सर आपके पास होते हैं कि आप बेसिक शेप्स को यूज कर रहे होते हैं, जिसमें आपके ओवल होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, और फॉन्ट उसके अंदर आप यूज कर रहे होते हैं, और बेसिक शेप्स का आप यूज कर रहे होते हैं। और जिस तरह कार्टून नेटवर्क है, लेवाइज है आपके पास, सैमसंग है, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट आपके पास हैं। तो आप यहाँ से बेसिकली फिर क्लाइंट को जो चीज अच्छी लगती है वो उसको टिक कर देता है, ठीक है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो आप उन चीजों को माइंड में रखते हुए फिर आप लोगो बनाते हैं, तो आपको कंप्लीट क्लाइंट की माइंड साइकिल पता चल जाती है। और ये डिजाइन ब्रीफ में ही पता चल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आपके लिए ये सूटेबल है। अदरवाइज जब आप बना रहे होते हैं और देन आपको पता चले और फिर आपको बार बार मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद उसको आइकन बेस चाहिए, तो एब्स्ट्रैक्ट आर जैसे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिक्स होती हैं, ठीक है, वो आपको चाहिए। सिलेहोटी आपके पास लोगो होता है कि डिटेल इलस्ट्रेशन आप यूज कर रहे होते हैं, ज्योमेट्रिक सिंबल का यूज करके आपने लोगो बनाना है, इलस्ट्रेटेड सिंबल कोई हो सकता है, ठीक है। अब ये आपके पास सील्स हैं, एम्बलम भी कहते हैं इसको, ये आपके पास हो सकता है। डिटेल्ड इलस्ट्रेशन, ठीक है, वो आपके पास हो सकती हैं, ठीक है। एक तो सिंपल इलस्ट्रेशन है, एक डिटेल्ड आपके पास आ सकती है कि आप डिटेल में इलस्ट्रेशन बना रहे होते हैं जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और इसके अलावा आपके पास मास्कोट भी आ सकते हैं कि एक कैरेक्टर जो है वो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसकी सबसे फेमस एग्जांपल आपके पास KFC वाला बाबा जान भी है, और मैकडोनल्ड के आगे जो कार्टून सा बैठा होता है वो भी है, तो वो आपकी कंपनी बेसिकली कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये फेमस एग्जांपल्स हैं। ये सारी चीजें क्लियर है? अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने लोगों की टाइप्स को पढ़ना है, ये जस्ट बेसिकली डिस्क्रिप्शन के लिए है कि अगर जब आप डिजाइन ब्रीफ ले रहे होते हैं तो उसमें आपको इन सब चीजों का पता होना लाजमी होना चाहिए। और क्लाइंट को आप ये इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट आप सेंड कर रहे हो ताकि वो आपको एक कंप्लीट ब्रीफ इन्फो दे रहा हो। जब वो इसी चीज को देखता है तो वो ऑटोमेटिकली समझ आता है कि इसकी प्राइस $5 से $10 नहीं है, ठीक है। ये तो हमने जो हमारे लिए हमारे लोकल जो लोग होते हैं ये समझते हैं कि जो न्यू डिजाइनर होते हैं वो समझते हैं कि शायद ये $5 में इनफ है, मैं इसमें 1 घंटे में 2 घंटे में बना दूंगा। हालांकि इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च, अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है इसको बनाने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है? हाँ जी, जवाद, हिना, जिशान, महक, वसीम, एहसन, मारिया, ये सब चीजें क्लियर है जो अभी तक हमने देख ली हैं। अब यहां से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आप क्लाइंट से कितनी इन्फो लेते हैं एक लोगो को बनाने के लिए, और जो आपने लिखी थी 3-3 4-4, उसके अलावा अब काफी सारी हो गई हैं और अभी आगे और आने भी वाली हैं। अगर कोई चीज रिपीट करवानी है तो करवा लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, गुड। तो उसके बाद आपके पास आता है, अब आप लोगों के माइंड में सबसे पहली जो चीज आ रही होती है ना, जब न्यू डिजाइनर होता है उसने एक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया होता, तो आपके माइंड में जो चीजें आ रही होती हैं वो कलर आ रहा होता है और फॉन्ट आ रहा होता है, बस ये 2 चीजें आ रही होती हैं। अगर आपको इन सब चीजों को ना पता हो और आपको ना गाइड किया जाए तो आपके माइंड में ये 2 चीजें चल रही होती हैं, एक कलर चल रहा होता है और एक फॉन्ट चल रहा होता है कि ये मैं ले लूंगा तो मैं अच्छा लोगो बना लूंगा। हालांकि ये बहुत बाद में आता है, इससे पहले बहुत सारी और चीजें हैं कि जो क्लाइंट के माइंड में चल रही होती हैं और आप उससे पूछ ही नहीं रहे होते, और फिर वो कहता है ये ठीक ही है, $10 में बना के मुझे दे रहे हैं। तो जैसे कल मैंने कहा था कि
बैड डिजाइन की भी आप प्राइस चेक कर लें और गुड डिजाइन की भी प्राइस चेक कर लें तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाता है कि गुड डिजाइन के पीछे एक प्रॉपर रिसर्च होती है और चीजों को फॉलो किया गया होता है और डन बना होता है। और बैड डिजाइन होता है कि आप क्लाइंट से ही कंप्लीट इन्फो नहीं दे रहे होते उस चीज से रिलेटेड, तो आप कैसे एक अच्छी चीज बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कलर सिलेक्शन के आप यहाँ से भी कलर वो पिक कर सकता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी क्या है, सेकंड प्रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ से, और एक चीज यहाँ माइंड में रखनी है कि क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 5-6 कलर भी पिक कर लेता है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप ये 5-6 कलर को यूज करें। ठीक है, आप मैक्सिमम 2 to 3 कलर्स अपने लोगो डिजाइन के अंदर यूज कर रहे होते हैं और मैक्सिमम लोगो ऐसे होते हैं कि जो 1 कलर के अंदर बने होते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे लोगो ऐसे मिलेंगे कि जो 1 कलर है और डार्क ब्लू कलर 70% यूज होता है लोगो डिजाइनिंग के अंदर। यानी कि 70% इस वक्त इंडस्ट्री में अगर हम लोगो देखें, ये रिसर्च कहती है कि 70% डार्क ब्लू कलर के अंदर है। उसकी रीजन क्या है कि ये एक ऐसा कलर है कि जो मेल को भी अट्रैक्ट करता है और फीमेल्स को भी अट्रैक्ट करता है। इसकी टारगेट ऑडियंस में दोनों शामिल हो जाते हैं, तो इसलिए डार्क ब्लू कलर जो है हमारे पास 70% लोगोस में हमें दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट आपको 5-6 कलर दे देता है तो फिर आपने ये भी देखना है कि इसकी इंडस्ट्री क्या है। इसकी इंडस्ट्री क्या कुछ ऐसी तो नहीं है जिसमें इसने 18 या 12 ईयर एज तक के बच्चों को टारगेट करना है, तो उस वक्त आप मल्टीपल कलर भी जा रहे होते हैं। अगर आपका इस तरह का लोगो नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं कि सिंगल कलर या 2 to 3 कलर, बस इससे ज्यादा नहीं आप जा रहे होते। ठीक है, अब यहाँ ये डिफरेंट चेकबॉक्स दिए गए हैं, अगर उसे ये कलर अच्छा लगा तो ये, ठीक है, जो भी कलर उससे अच्छे लगते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता है। अगर उसके पास कोई हेक्सा कोड है, ठीक है, अक्सर होता है कि क्लाइंट के पास हेक्सा कोड होते हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और जब आपके पास डिफरेंट काम करवाने के लिए आती हैं या कोई चीज मॉडिफाई करवाने के लिए आती है या लोगो मॉडिफाई करवाने के लिए आती है तो उनके पास उनके कलर के हेक्सा कोड होते हैं। और एक ये अच्छी चीज भी होती है कि आप भी जब कोई चीज क्लाइंट को दे रहे होते हैं तो उसको प्रेजेंटेशन में हम ये चीज देखेंगे भी कि आप उसको हेक्सा कोड भी दें, ताकि वो फ्यूचर में जब कहीं भी कोई चीज यूज कर रहा हो तो उसको पता हो कि इसका हेक्सा कोड क्या था कलर का, ताकि वो उसको दोबारा से मॉडिफाई करवाना चाहे और सेम ही कलर रखना चाहे तो उसको पता हो। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा फर्क कलर में आ सकता है। ठीक है, अगर उसके अलावा भी उसके पास कोई और कलर वैल्यू है तो वो भी दे सकता है। उसके बाद आपके पास फॉन्ट स्टाइल आ जाते हैं कि फॉन्ट स्टाइल बेसिकली किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, पिक्सेलेटेड होना चाहिए, रेट्रो टाइप होना चाहिए, टेक्नो होना चाहिए, कैलीग्राफी, स्क्रिप्टिव, सेरिफ, सैंस सेरिफ, हैंड रिटन टाइपराइटर, ठीक है, डेकोरेटिव टाइप कुछ होना चाहिए, कॉमिक होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से उससे ये भी आइडिया ले सकते हैं कि बेसिकली जो उसके लोगों की वर्डिंग है वो किस तरह की हमारे पास हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपकी कंपनी जो बेसिकली है वो किस तरह की फील होनी चाहिए, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की होनी चाहिए। कॉर्पोरेट टाइप की है, चाइल्डिश है, हाई टेक है, फन है, रिट्रो है, वेब टाइप की है, मिनिमल है। ठीक है, किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, कि उसको भी आप माइंड में रखें कि उस इंडस्ट्री से कि उसकी लुक एंड फील किस तरह की है, तो उस टाइप से आप लेके चले उसको। ठीक है, उसके अलावा कोई अगर वो मजीद कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो वो दे दे, अदरवाइज वो इसको सेव करके आपको सेंड कर दे। ठीक है, तो ये एक पीडीएफ फाइल है, आप ये सारी चीजें, और ये उसको मिलेगी जो बेसिकली असाइनमेंट जो होगी कल की उसको करेगा, उसको मैं ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो बाकी नहीं करेंगे उनको ये नहीं मिलेगी। ये सब के लिए ओपन नहीं है, ये उस बंदे को मिलेगी ये फाइल। ठीक है, जो असाइनमेंट कल की करेगा। ओके, अच्छा, इसमें से अब कोई चीज क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें, इसको हम रिपीट कर देता हूं मैं, अदरवाइज हम दोबारा से अपने लोगो डिजाइन प्रोसेस की तरफ चलते हैं और उसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हाँ जी, यहाँ क्लियर है ये सारी चीजें। चलें, गुड हो गया। हाँ जी, कोई और किसी की कोई क्यूरी हो?
अच्छा, ये तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी की भी क्वेरी है तो मुझे बता दे। जवाब, जवाब अभी भी आप देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे होंगे वो फिर भी नहीं करेंगे असाइनमेंट, ये तो मुझे अंदाजा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई किसी को कोई कंफ्यूजन हो? महक को भी नहीं है मेरे ख्याल में, जवाद को भी नहीं है, वसीम, जिशान, अहमद, हिना, एहसन, या बाकी जो भी लोग हैं सबके सब, किसी को कोई भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ चीज पूछनी हो तो बता दे, फिर हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, कोई इशू है? और यस नो लिख दो ताकि हम नेक्स्ट आगे चलें। चलें, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने तमाम की तमाम डिजाइन ब्रीफ के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन क्लाइंट से ले ली। अब सेकंड हमारे पास जो आता है, सेकंड जो स्टेप है हमारा लोगो डिजाइन प्रोसेस का, वो आता है रिसर्च। इस रिसर्च के अंदर हम तमाम की तमाम जो क्लाइंट से इंफो हमने ली है उसकी बेस के ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं। हम उसकी इंडस्ट्री को देख रहे होते हैं, टारगेट ऑडियंस को देख रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो उसके कंपटीटर्स हैं उनको देख रहे होते हैं, और एक कंप्लीट रिसर्च कर रहे होते हैं। और उससे रिलेटेड हमें जो जो की पॉइंट्स मिलते हैं, ये जो हमें लगता है कि इन चीजों को मैं फॉलो करूंगा तो मैं अपनी कंपनी की पर्सनैलिटी को शो कर सकूंगा, तो वो आप पेज पे नोट डाउन करते जाते हैं, ठीक है। और जो रिसर्च वाली फेज है इसमें आप अच्छा खासा आपको काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट बैठेंगे और आप सारी चीजों को देख लेंगे। इसमें आपको हर चीज बड़ी बारीकी से देखनी पड़ती है कि इस चीज को आपने फॉलो करना है अपने डिजाइन के अंदर, इस चीज को फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके रिसर्च फेज के अंदर आपके पास होता है। और रिसर्च फेज के अंदर ही आप ये चीज देख रहे होते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है उसका कल्चर क्या है, वो कौन से कलर को लाइक करती है, वो कौन सी चीजों को लाइक करती है, उसके नेशनल जो चीजें हैं वो क्या हैं। ये आपकी इंडस्ट्री से अगर थोड़ा सा टच कर रही हैं तो हमें इसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज है जो उस वक्त करंट सिचुएशन में बहुत हिट जा रही है, उसको माइंड में रखते हुए कि आप अपनी मार्केटिंग करेंगे तो आप जल्दी फेमस हो जाएंगे। इन सब चीजों को आपको माइंड में रखना होता है। आपकी टारगेट ऑडियंस मेल हैं, फीमेल्स हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, ठीक है, वो कौन सी चीजों को लाइक करते हैं, वो पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, ठीक है, किस तरह के हैं कि अगर आप जस्ट उसको आइकनिक बेस लेके जाना चाहते हैं वो पढ़ नहीं सकते। क्योंकि अब आपके बहुत सारे डिजाइन में आप देखते हैं, खास तौर पे एप्स में अगर आप देखें तो आपके जो एलिमेंट्स हैं जो आइकन बेस्ड हो गए हैं, टेक्स्ट को हटा दिया गया है। उसकी रीजन ये है कि आप जब एक चीज को डिफरेंट कंट्रीज में लॉन्च कर रहे होते हैं तो आप एक टेक्स्ट बेस लेके चले तो मे बी अगर आप किसी कंपनी है उसको जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली जर्मन में भी हो, डच में भी हो, फ्रेंच में भी हो, इंग्लिश में भी हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि आप अगर वहाँ आइकन बेस लेके चलें तो आप तमाम तमाम जो आपकी बेसिकली टारगेट ऑडियंस है, जो कम्युनिटी है, उसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ टेक्स्ट बेस लेके चलें तो उसको टारगेट नहीं कर सकते। तो ये सारे की सारी चीजें आप रिसर्च के अंदर देख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ बता भी दिया गया है, ये मैंने चीजें शॉर्ट करके लिख दिया है कि उसकी कंपटीटर इंडस्ट्री, ठीक है, प्रोडक्ट सर्विसेज कंपनी एम्स, इन सब चीजों को आप देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है व्यूअल रिसर्च। अभी आपने जो रिसर्च की उसमें आपने की पॉइंट्स ढूंढे कि बेसिकली उसने क्या चीज यूज की थी, उसने क्या चीज यूज की थी, किस चीज को माइंड में रख के उसको डिजाइन किया था। अब आगे नेक्स्ट आता है कि अभी भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती, तो आपके एक रिसर्च थी, अब आप व्यू रिसर्च कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि उसने अपने जो लोगो है उसको आइकॉनिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ आप कलर को देखेंगे, फॉन्ट को देखेंगे और आइकन्स को देखेंगे जो आइकन यूज होते हैं। ये व्यू रिसर्च के अंदर उसी कंपनी उसके कंपटीटर उसी इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें जो जो लोग फॉलो करते हैं
ठीक है, और उस कंट्री या उस कल्चर या उस कम्युनिटी को देखते हैं कि वो कैसे कलर को देखती है, कैसे आइकन्स को देखती है, कैसे अगर आप उस टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो कौन सी, यानी कि ये विजुअल रिसर्च आप कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि आपके पास डिफरेंट आइडियाज आ सके, आपकी इंस्पिरेशन आपको मिल सके, तो ये विजुअल रिसर्च के अंदर कर रहे होते हैं। अब जो फोर्थ हमारे पास पॉइंट आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड और थर्ड आपको क्लियर है, रिसर्च और विजुअल रिसर्च क्लियर है? किसी को कोई इशू है इसके अंदर तो मुझे बता दे। रिसर्च और विजुअल रिसर्च आपको क्लियर है? यहाँ कोई इशू है किसी को? फिर हम फोर्थ की तरफ चलते हैं कि जो हमारा माइंड मैपिंग है। और माइंड मैपिंग बहुत इंटरेस्टिंग होता है। थ्योरी लेक्चर जो है ना वो अक्सर हमें बड़े बोरिंग से लगते हैं, लेकिन ये वाले टॉपिक इस तरह के हैं कि ये बोरिंग है नहीं। आप पता नहीं बोर होते हैं कि नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये बोरिंग होते नहीं है। इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, और अगर टू वे कम्युनिकेशन हो रही हो तो उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी लोग ले रहे होते हैं और बड़ा मजा भी आ रहा होता है इन चीजों को पढ़ने का। ठीक है, तो अब जिस तरह आप कहते हैं ना कि क्लियर नो सर, कोई भी इशू है ही नहीं, ठीक है, तो इस तरह मजा नहीं आता। इसमें आप कुछ ना कुछ जो भी आपके माइंड में चल रहा होता है, ठीक है, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है इनसे रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको मजीद चीजें क्लियर हो। लेकिन आपका आंसर क्या आता है? नो सर, नो इशू। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी है कि क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, ये हो ही नहीं सकता कि ह्यूमन माइंड के अंदर क्वेश्चन ना हो। आप किसी भी चीज को देखते हैं तो हम ह्यूमन माइंड है ही ऐसा कि उसके माइंड में अगर वो उसकी थिंकिंग पावर है तो उसके माइंड में क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते ही आते हैं। अगर उसे बता भी दिया जाता है तो फिर भी उसके माइंड में, अगर वो उसको सही से रिसर्च कर रहा है, उसको सही से देख रहा है, ठीक है, उसको सही से बेसिकली सुन रहा है और सही से उसको सोच पा रहा है उसके बारे में, और उसका माइंड वही है, तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा होता है। हाँ जी, जवाब किधर गए? चलें ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो बेसिकली है माइंड मैपिंग। ठीक है, अब माइंड मैपिंग के अंदर बेसिकली आपने जितनी भी पीछे रिसर्च की होती है, विजुअल रिसर्च की होती है या रिसर्च की होती है, अब माइंड मैपिंग वाले स्टेप के ऊपर आके आप उसके अंदर चीजों को देख रहे होते हैं। जो आपने पेपर वर्क किया होता है उसको देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज किसके साथ आपने फिक्स करनी है, और कौन सी चीज है कि जो आपको यूज नहीं करनी चाहिए, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। यानी कि आप माइंड मैपिंग कर रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं, आप थिंकिंग पावर यहाँ आपकी बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है कि आप डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उस तमाम की तमाम रिसर्च को देख रहे होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि हमारे पास एक लोगो है, ठीक है, वर्ड है ल्यूमिनिटी। जवाब ये तो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इसके तो दो ही मतलब होते हैं, या कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, अच्छा, माइंड मैपिंग की हम बात कर रहे थे, तो माइंड मैपिंग में बेसिकली आपकी डिस्कशन की बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी, तो देन हम इसको थोड़ा सा मजीद क्लियर कर सकेंगे कि आपकी सारी की सारी रिसर्च, विजुअल रिसर्च, उन सब को देख के अब आप अपने पॉइंट्स को अलग कर रहे होते हैं कि जो आपने अपने डिजाइन के अंदर लेके जाने हैं। और इसके अंदर एक और तरह से भी माइंड मैपिंग आप कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका नाम है ल्यूमिनिटी। मैं LUMNITY, ठीक है, ल्यूमिनिटी उसका नेम है, और ये ऑफर करती है हमें लेड लाइट्स वगैरह, ठीक है, जिसमें बल्ब आ जाते हैं, ट्यूब्स आ जाती हैं।
ये सारी चीजें ये सेल करती है, ठीक है। यानी कि ये कंपनी है जो इस चीज को बनाती है और इसको सेल करती है, और इसका क्या है, ल्यूमिनिटी। अब फॉर एग्जांपल ल्यूमिनिटी के अंदर फर्स्ट वर्ड है एल, सेकंड है यू, थर्ड है एम, NITY, ल्यूमिनिटी, ठीक है। अब माइंड मैपिंग हम इस तरह से भी कर रहे होते हैं, वर्ड बेस्ड भी कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल एल जो वर्ड है इससे हमारे पास लाइट बन जाता है, ठीक है। लाइट में हमारे पास हम आगे जो है वर्ड भी ले सकते हैं और आइकन भी ले सकते हैं, कि हम इसमें ट्यूब बना देते हैं, ठीक है, या कोई बल्ब बना देते हैं, इस तरह की चीज। फिर हम सेकंड वर्ड को देखते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि इससे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या चीज बन सकती है। फिर हम थर्ड वर्ड को देखते हैं, उसको देखते हैं कि इसमें क्या वर्ड बन सकता है, क्या आइकन आ सकता है, और उससे आगे हम देखते हैं कि इससे क्या वर्ड बन सकता है, इससे क्या आइकन आ सकता है। तो आपके पास एक वर्ड बेस्ड पूरी रिसर्च आ जाती है, कि जो आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, इस तरह समझे आपने इस वर्ड के अंदर, यानी कि इस ल्यूमिनिटी इसका एक सर्कल बना लें जो इसी इंडस्ट्री के गिर्द घूम रहा हो। ये नहीं कि आप कोई और ही तरफ चले जाएं, ठीक है, कि आप इंडस्ट्री से बाहर निकल जाए। इस वर्ड को आप इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, और इसके हर अल्फाबेट से आप देख रहे होते हैं कि क्या वर्ड बन सकता है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्या आप कोई आइकन ले सकते हैं। इन सब चीजों को देखते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि जो आपको लगता है कि आप अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। और एक चीज और, कि आप कॉमन चीजें नहीं लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी आईटी से रिलेटेड है, या आपकी कंपनी कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, तो आप सिंपल उसी से जो आपको गूगल पे आइकन मिले आप उन्हीं को यूज करके लेके चलें। जिस तरह हमने कल भी बताया था कि आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर रहे होते हैं, अपने काम को यूनिक कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी चीज आपको मिली और आपने वही यूज करके आपने कहा मेरा लोगो बन गया। तो ऐसी चीजें नहीं होती। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि माइंड मैपिंग में बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, रिसर्च, विजुअल रिसर्च की बेस पे अपने की पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, कि जो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लगते हैं कि इनको हमें यूज करना है। क्योंकि रिसर्च के अंदर आप तमाम के तमाम पॉइंट ले रहे होते हैं, विजुअल रिसर्च के अंदर आप तमाम के तमाम चीजों को देख रहे होते हैं, और फिर माइंड मैपिंग के अंदर आके आप उसमें से की पॉइंट्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जो आप अपने डिजाइन के अंदर यूज करने होते हैं। और वर्ड बेस आप रिसर्च कर रहे होते हैं, कि जो बेसिकली एग्जैक्टली वर्ड ऑफ लोगो है उसमें आपने अल्फाबेट बस सर्च करनी है, कि इससे क्या आइकन बन सकता है, क्या वर्ड बन सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है। तो इसमें आपने सिनोनिम इस तरह की चीजें देखते हैं, तो आपके पास क्रिएटिविटी यानी कि आपके पास डिफरेंट आइडियाज आ रहे होते हैं, कि आप इसको इस तरह से भी लेके जा सकते हैं, इस तरह से भी लेके जा सकते हैं। तो ये बेसिकली माइंड मैपिंग प्रोसीजर आपका होता है। इसकी समझ आई किसी को कि नहीं आई? इसमें कोई क्यूरी हो, या आप कोई डिस्कशन करना चाहते हो? बेसिकली अगर क्लास होती ना, क्लास में तो फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी वर्ड है, तो मैं आपसे कहता कि आप इस वर्ड को लिखें पेज के ऊपर, और इससे रिलेटेड एक प्रॉपर सर्च करें कि क्या क्या इसके हर अल्फाबेट से वर्ड बन सकता है जो इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्या क्या चीजें बन सकती हैं, और इनसे रिलेटेड आइकन्स को देखें। और देन आप नेक्स्ट देखें कि अब आप इसमें से कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि आप इसके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ना, उसमें हम इन चीजों को यूज कर रहे होते हैं। जो माइंड मैपिंग में हमने अलग की होती हैं कि हमने क्या चीजें यूज करनी है, वो फिफ्थ जो हमारा स्टेप है वो हमारे पास स्केचिंग होती है, कि हम पेज के ऊपर बेसिकली स्केचिंग कर रहे होते हैं इन चीजों को यूज करके। हाँ जी, ये सब क्लियर है कुछ? और ये आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं और आपने उससे रिलेटेड प्रॉपर रिसर्च करनी है। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है। आज की जो असाइनमेंट आपको दूंगा वो 2 से 3 दूंगा, ठीक है। और ये असाइनमेंट नंबर 1 है कि आपने कोई भी एक वर्ड ले लेना है जिससे रिलेटेड आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आपने लोगो बनाना है, और उससे रिलेटेड आपने अल्फाबेट वाइज सर्च और अपनी करेक्टर वाइज सर्च आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। माइंड मैपिंग प्रोसीजर है बेसिकली ये। हाँ जी, क्लियर है ये? ओ भाई, यस नो कुछ तो कह दो। हाँ जी, जवाद, वसीम, हिना, मारिया, महक, वसीम, जवाद।
अपना फीडबैक साथ साथ देते जाया क्या है। अब यहाँ ये चीजें लिख भी दी गई हैं कि आपको ये सुन के भी सारी चीजें पता चल गई होंगी और ये चीजें लिखी भी हुई हैं, ठीक है, कि डिटेल सर्च आप कर रहे होते हैं और आपका जो प्रीवियस वर्क होता है उसकी बेस के ऊपर आप चीजों को शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हैं कि जो आपने यूज करनी होती हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्लियर है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक आपका रिसर्च, व्यूअल रिसर्च, इसमें जो जो चीजें आपके पास थी वो डिटेल्ड में थी। अब आपने वो चीजें करनी हैं कि जो यूनिक हो और अपने डिजाइन के अंदर आपने फॉलो करनी है। और इसके अलावा जो एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द लोगो है, जिससे मैंने कहा कि आपके पास ल्यूमिनिटी है, तो एल फर्स्ट इसका अल्फाबेट है, तो इससे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कंपनी जो हमारी है वो लेड लाइट्स जो है उसको बनाती है और उसको सेल करती है। तो फॉर एग्जाम्पल इम्यूनिटी था, तो एल से हमारे पास लाइट बन सकता है, लाइट से आगे हम कोई आइकन बना सकते हैं, उस आइकन का आगे हम नाम लिख सकते हैं, उससे हम आगे कोई आइकन बना सकते हैं। इस तरह हम लेके चीजों को चल रहे होते हैं, अल्फाबेट वाइज हम प्रॉपर एक रिसर्च कर रहे होते हैं। तो उससे हमें उस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही डिफरेंट आइकन और डिफरेंट वर्ड्स मिल रहे होते हैं और उनको सर्च करके हम फिर देख रहे होते हैं कि हम कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में लोगों ने यूज नहीं की, ठीक है, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं लेकिन लोगों ने यूज नहीं की, यूनिक है, हम उसको फिर थोड़ा सा मोल्ड करके अपने डिजाइन के अंदर लेके आ रहे होते हैं। चलें जवाब, कोई इशू नहीं। अच्छा जवाब, नेक्स्ट जो फेज आता है वो आता है आपके पास स्केचिंग, कि आप अब स्केच कर रहे होते हैं। माइंड मैपिंग से आपने जो चीजें ली सारी की सारी, आप उन चीजों को माइंड में रखते हुए आप अपने पेज के ऊपर पेपर वर्क कर रहे होते हैं। लोगों में कभी भी ये नहीं करना आपने कि इंफॉर्मेशन आई और आप सॉफ्टवेयर पे चले गए तो कभी भी आपसे एक अच्छा डिजाइन नहीं बन पाएगा। आपने स्केचिंग करनी है क्योंकि आपके माइंड के अंदर 5-6 चीजें चल रही होती हैं, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो आपको एक चीज बनाते हैं, आप कहते हैं बस ये ठीक है, फिर सेकंड बनाते हैं तो कहते हैं यही ठीक है। लेकिन अगर आप पेपर वर्क कर रहे होते हैं तो आप एक चीज से दूसरी चीज आपकी बन रही होती है, दूसरी से तीसरी बन रही होती है, तीसरी से चौथी बन रही होती है। और फिर आप ये नहीं कि वो सारी की सारी चीजें क्लाइंट से शेयर कर देते हैं, आप उसमें से फिर देखते हैं कि कौन सा है जो मेरी कंपनी की पर्सनैलिटी को एग्जैक्टली शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप उस वाली चीज को लेके चलते हैं और उसमें आप वेक्टर आर्ट की तरफ चलते हैं। स्केचिंग आपने लाजमी करनी है, अगर स्केचिंग अच्छी नहीं भी है तो आपने ट्राई लाजमी करना है कि कुछ ना कुछ आप बना के देखें, ताकि आपके माइंड के अंदर अभी तक की इन्फो को देख के जो भी आइडियाज आए हैं, जो और विजुअल रिसर्च को देख के जो भी आइडियाज आए हैं और जो भी आपके माइंड में चल रहा था कि मैं इसको इस तरह से मोल्ड कर सकता हूँ, ताकि आप उसको पेपर पे मोल्ड कर लें। जब पेपर पे आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको सॉफ्टवेयर में भी कर लेंगे। अगर पेपर पे नहीं करेंगे तो वो बस आपके माइंड में ही चलता रहेगा, आप उसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और कभी आप करने लगेंगे तो आपका माइंड कहेगा नहीं इधर चलते हैं, फिर कहेगा नहीं इधर चलते हैं। अगर आपने पेपर वर्क किया होता है और आप वहीं फोकस रह रहे होते हैं तो इसलिए आपका वहीं आपका बेसिकली होता है कि फोकस आप होते हैं और आप एग्जैक्टली उस चीज को बना पा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली स्केचिंग है, ठीक है। और इसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एफर्ट्स जो है ना फॉर जनरेटिंग ए कंसेप्ट इनसाइड, कि आपका जो बेसिकली डिजाइन है वो उसके अंदर एक कंसेप्ट होना चाहिए जो कि आपकी कंपनी की पर्सनैलिटी को शो कर रहा है, और इसमें मैक्सिमम एफर्ट्स आपको लगानी चाहिए जो कि आपका स्केचिंग होता है, ठीक है। स्केचिंग बेसिकली, स्केचिंग के बाद जब आप फाइनल कर लेते हैं तो इतना समझिए आपका एक लोगो जो है वो फाइनल हो चुका होता है, ठीक है। आपके स्केच आप उसको कर चुके होते हैं, अब आपने उसको वेक्टर में जो है वो डिजाइन करना होता है, ठीक है। और जब आप स्केचिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ 2-3 आपके पास हिंट्स हैं कि फॉर इंस्पिरेशन आइडिया, ठीक है, आप लोगो सर्च करते हैं डिफरेंट उस कंपनी से रिलेटेड, बार बार देखते हैं क्योंकि आप व्यूअल सर्च कर चुके होते हैं। लेकिन जब दोबारा से स्केचिंग कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं, तो आप उससे रिलेटेड सर्च कर रहे होते हैं और अपने आप से पूछ रहे होते हैं कि आप इस लोगो को लाइक कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रिएटिव है, यूनिक कंसेप्ट है कि नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमन तो नहीं है ऑलरेडी जो मार्केट में है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप यहाँ देख रहे होते हैं।
ठीक है। और जिस तरह यहाँ ये एग्जांपल भी दी गई है कि आपने जनरल डिजाइन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहता है कि मैं कोई कंपनी बना रहा हूँ कार से रिलेटेड, तो आप कार उसके अंदर यूज ना कर लें, आईटी से रिलेटेड तो आईटी के आइकन यूज ना कर लें। सेम टू सेम कंसेप्ट होना चाहिए आपका, डिफरेंट वे से आप सोचें, उसको डिफरेंट वे से लेके चलें। और स्केचिंग के अंदर आपका काफी टाइम लगता है, तो इसके अंदर एक नीचे लाइन लिखी हुई है, टेक ब्रेक्स टू रिफ्रेश योर आइडियाज, कि आप ब्रेक ले लें, फिर आप फ्रेश होके आए, फिर काम करें, फिर अपने आइडियाज को रिफ्रेश करें। ठीक है, दोबारा से उसको थोड़ा सा अगर आपके माइंड में कुछ आता है तो दोबारा से करें। ऐसा नहीं कि आप एक बार स्टक होके बैठ गए और आप कहें कि मैंने बस अभी बना के उठना है, तो बाज का ऐसे होता है। और आप एक चीज और देखिएगा कि आप जब मार्केट में जाते हैं ना इर्द गिर्द, आज के बाद आप इस चीज को भी और करेंगे। ठीक है, कि आप देखेंगे कि आप हर लोगों को देख रहे होंगे और कह रहे होंगे हाँ इसके अंदर ये मिस्टेक है, इसके अंदर ये कलर नहीं होना चाहिए था। तो ये मैंने अक्सर देखा है, जब स्टार्ट में मैं होता तो मैं खुद देख रहा होता था कि हम हर चीज को डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाते हैं कि नहीं यार इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमारी मार्केट में जो अक्सर लोगों हमें नजर आ रहे होते हैं, ब्रांड्स के लोगो अच्छे होते हैं। अदरवाइज जो लोकल मार्केट के अंदर शॉप्स होती हैं वहां तो अक्सर नेम ही लिखा होता है। ठीक है, और उसको भी इतने कलरफुल लिखा जाता है कि वो हमारे कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि वो कल्चर हमने खुद बना दिया, ऐसा है नहीं। अगर अपनी आई साइट को देख के, अगर जो बेसिकली रिलैक्सेशन फील होती है वो वही लोग उसको देख के हो रही होती है, जो आपके बेसिकली देख रहे होते हैं कि जेंडर वाइज और ये सारी एज ग्रुप वाइज और कौन से कलर्स आपको अच्छे लगते हैं, उसकी बेस पे जो बनाया होता है वो अच्छा लग रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे हमें मार्केट में नजर आ रहा होता है कि हम 15 कलर यूज कर लें तो हम कहते हैं कि हमने एक अच्छा लोगो बना लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंटरनेशनल मार्केट में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। जैसे मैंने आपको कहा है कि आप 1 कलर या 2 to 3 कलर, अगर आपकी इंडस्ट्री कुछ डिफरेंट टाइप की है, मॉडर्न टाइप कुछ और फील्ड इस तरह की है कि जिसमें मल्टीपल कलर आपको यूज करने पड़ते हैं टारगेट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, देन आप उसको आप यूज कर रहे होते हैं। तो स्केचिंग के प्रोसीजर में मिनिमम भी आपके हो 2 to 3 घंटे आराम सुकून से लग जाते हैं, अगर आपने अपनी रिसर्च और व्यू रिसर्च अच्छी से की थी। और बाज बात ऐसा होता है कि आप 6 घंटे तक भी चले जाते हैं। आप खुद ही सोचें कि अगर 6 घंटे आप स्केचिंग को दे रहे हैं और इससे पहले भी आप अच्छा खासा टाइम लगा के आए हैं, तो अगर आप $300 ले रहे हैं तो कोई इसमें ये नहीं है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इसमें अगर आप देखें तो बाकी जगह आपकी स्किल, बेसिकली टूल स्किल आपकी यूज हो रही होती है, यहाँ आपका ब्रेन यूज हो रहा होता है। ठीक है, आपकी ब्रेन की तो सबसे ज्यादा वैल्यू है, अगर वो आप यूज नहीं करेंगे तो आप डिजाइन अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आप डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजाइन परस्पेक्टिव से हर चीज को देखा करें, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज को कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। और जब आप डिजाइन कर रहे हो तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और अब जब आप 10 से 15 लोगो डिजाइन कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होने लग जाता है कि आप वर्ड देखते हैं और आप उससे प्रॉपर रिसर्च करके आते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं। तो जब आप वेक्टर आर्ट में आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ रहा होता है कि हाँ मैं इसको ऐसे बना के दे दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब वेक्टर डिजाइन से क्लियर है कि आप यहाँ टूल में जाना है, जो आपने स्केच कर लिया है, फाइनल डिजाइन आप कर चुके हैं, आप एक है या दो है या तीन है, अब आपने उसको वेक्टर डिजाइन करना है, आपने सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है। और एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप स्केचिंग से वेक्टर आर्ट में जाएंगे तो वेक्टर आर्ट में भी स्केचिंग में आप, जब मैं कह रहा था ना कि आप टूल की तरफ चले जाते हैं, तो टूल में आपका फोकस कलरफुल बनाने का होता है। लेकिन जब आप वेक्टर आर्ट भी कर रहे होते हैं तो आप कलरफुल ना जाएं, आप जो ने जो स्केच किया था आप उसी पे फोकस रहें, जो आपका कंसेप्ट था उसी पे फोकस रहें, और आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर ही अपने लोगों को बनाएं। ठीक है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो देन आप उसको कलर करें जिस भी कलर में आप रखना चाहते हैं, जो आपको टारगेट ऑडियंस या जो आपने क्लाइंट की जो प्रेफरेंसेस थी उनको माइंड में रखते हुए आप उसको कलर करें। ठीक है, और उस यहाँ ये भी है कि ये आप अगर निकाल दें कि आप जस्ट कुछ सोच के बना देते हैं, जब तक आप ऑडियंस को इन्वॉल्व नहीं करते, अपने टारगेट ऑडियंस को इन्वॉल्व नहीं करते, आप एक अच्छा लोगो नहीं बना सकते। ठीक है, और ये चीज भी यहाँ लिख दी गई है कि जैसे सेरेफ फ़ॉन्ट है ट्रेडिशनल लोगों के लिए यूज कर रहे होते हैं, सेरेफ फ़ॉन्ट जो है वो मॉडर्न लोगोस के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं लोगो डिजाइन को करने के लिए। अब जो हमारा 7th स्टेप आता है वो बेसिकली हमारे पास आता है
कि हम अपने डिजाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, कि हमने जो डिजाइन बेसिकली क्लाइंट को डिलीवर करना है वो क्या है। अभी हमारे पास डिजाइन ब्रीफ रिसर्च था, व्यूअर रिसर्च था, माइंड मैपिंग था, स्केचिंग था, ठीक है, उसके बाद वेक्टर डिजाइन था, और देन हमारे पास सेवन जो आता है वो प्रेजेंटेशन आता है, कि हमने जो बेसिकली लोगो है वो कैसे प्रेजेंट करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने क्लाइंट को देनी है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन में कल भी मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट टी शर्ट मग्स डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन से, यानी कि आपका लोगो जो है वो अडॉप्टिव हो, अगर आप उसको कहीं भी यूज कर रहे हैं वो स्केलेबल हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए आप अपने लोगों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप क्लाइंट को दे रहे होते हैं। तो क्लाइंट को भी ये चीज का पता चल रहा होता है कि ये ऐसा नहीं है कि जस्ट एक लोगो बनाया और दे दिया। जब आप क्लाइंट को इतनी सारी चीजें देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है कि इसने मुझसे सही ही इसके अमाउंट जो है वो चार्ज की है। अब प्रेजेंटेशन में आए तो सबसे पहले कि आपको जो लोगो है वो आपका अप्रूव हो चुका हो, जो क्लाइंट ने बेसिकली दिया था, ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस शो हो रही हो, यानी कि आप मल्टीपल वर्जन्स उसके रिस्पॉन्सिवनेस के लिहाज से शो कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द कलर, कि आप उसको व्हाइट कलर के ऊपर सिंगल कलर में दिखा रहे होते हैं, ब्लैक कलर के ऊपर दिखा रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेज के ऊपर अगर उसने लगाना है तो व्हाइट पेज के ऊपर वो किस कलर में उसको लेके चल सकता है, सिंगल कलर में कैसे लेके चल सकता है, डिफरेंट कलर्स के ऊपर उसको दिखा रहे होते हैं कि ये कैसे, कि वो रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। अगर उसको स्केल करें तो वो स्केलेबल भी हो, कि कहीं वो होता है कि बहुत ही आप स्मॉल साइज में यूज कर रहे होते हैं कि वो रीडेबल हो, वो पढ़ा जा सके। ऐसा ना हो कि वो अगर बहुत ही कम कर दें तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि वर्ड टू डिलीवर लोगो, फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर कलर फॉर्मेट आपने क्या यूज किया था, ठीक है, वेक्टर, ठीक है, जो आपने बनाया था उस कलर फॉर्मेट क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन उसके आपके पास होते हैं, वर्टिकल लोगो, हॉरिजॉन्टल आप उसको शो करा रहे होते हैं, वर्टिकली शो करा रहे होते हैं, ठीक है। स्क्वायर लोगो के अगर फॉर एग्जांपल वो स्टिकर बनाना चाहता है, पेस्ट करना चाहता है उसको, तो वो भी बना के आप दे रहे होते हैं। ऐप आइकन के लिए आप उसको बता रहे होते हैं कि जस्ट आइकन उसको दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल मीन ये नहीं है कि आप उसको वर्टिकल कर देंगे सारे के सारे को, आप उसको वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कि अगर फॉर एग्जांपल आइकन को वर्टिकली कर लें या टेक्स्ट को वर्टिकली कर लें, हॉरिजॉन्टली आइकन को कर लें, तो उस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्केयर में कि आप स्केयर बॉक्स के अंदर अपने लोगों को रख रहे होते हैं ताकि उसको एज अ स्टिकर यूज कर सकें, ठीक है। फिर आप पीएनजी दे रहे होते हैं, जेपीजी दे रहे होते हैं, एसवीजी दे रहे होते हैं, ईपीएस दे रहे होते हैं, एआई फाइल दे रहे होते हैं, ठीक है, ताकि एआई या ईपीएस या एआई में से दोनों में से एक दे रहे होते हैं, कि क्लाइंट मोस्टली जो है उसको ये नहीं पता होता कि ईपीएस में एआई में क्या फर्क है, तो आप मोस्टली एआई फाइल दे रहे होते हैं ताकि एडिटेबल फाइल आप उसको दे रहे हो, ठीक है। पीएनजी इसलिए दे रहे होते हैं कि वो बैकग्राउंड नहीं होता, जेपैग इसलिए दे रहे होते हैं कि वो आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स में होती है, ठीक है, वो आपकी स्ट्रेच नहीं हो रही होती। एसवीजी होती है कि आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, और एआई को भी आप एडिट कर सकते हैं, तो इसलिए आप इन फाइल्स को दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, स्टाइल गाइड्स आप बता रहे होते हैं कि आपने किन चीजों को फॉलो करके इस चीज को बनाया है, क्या आइकन्स को आपने यूज करके बनाया है, आपने फॉन्ट कौन से यूज किए थे, फॉन्ट्स के आप उसको नेम बता रहे होते हैं कि फ्यूचर में उसको उसी फॉन्ट को कहीं और यूज करना पड़े तो वो अपने उसको ब्रांड फॉन्ट बना ले, उन्हीं को यूज कर रहा हो। हेक्सा कलर आप बता रहे होते हैं कि इसके अंदर आपने कौन कौन से कलर यूज किए इसको बनाते वक्त, तो आप उसके हेक्सा कोड बता रहे होते हैं ताकि कल को वो कहीं भी फ्लायर या ब्रोशर के अंदर उन कलर को यूज करना चाहे और अपने लोगों को सिंगल कलर रखना चाहे तो वो उसको यूज कर सके, और उन्हीं कलर को फॉलो करते हुए वो अपनी अपनी कंपनी को एक ब्रांडिंग अच्छे से कर सके, ताकि लोगों के माइंड में एक इमेज बन जाए कि ये जो कलर्स हैं ये उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो स्टाइल्स हैं, ये फॉन्ट स्टाइल्स हैं, ये गाइड्स जो स्टाइल गाइड्स हैं ये इस कंपनी को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रेजेंटेशन में आपके पास आ रहा होता है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। अब आते हैं हम आपकी क्यूरीज की तरफ। कोई भी आपकी क्यूरीज हैं, कुछ आपने पूछना है तो मुझे बताएं। और मुझे बताएं लिंक सेंड हो गए, जिन लोगों के नाम मेंशन किए थे जुनेद ने, सब लोगों ने लिंक सेंड कर दिए हैं जुनेद को।
मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, अगर कोई भी किसी की क्यूरी है तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लें। किधर गायब हो गए हो? हाँ जी, जवाद, मारिया, वसीम, अहमद। गुड। और अटेंडेंस भी लास्ट में गूगल फॉर्म में जाके मार्क कर दिया करें अपनी याद से, ठीक है। गूगल फॉर्म के अंदर जाके अटेंडेंस अपनी लाजमी याद से मार्क कर दिया करें। पहले आप अपनी क्यूरीज बता दें, अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई यानी मैं लिंक सेंड कर दिया, इनवाइट, ठीक है। अगर कोई आके कम्युनिकेशन करना चाहता है तो कर सकता है मेरे साथ, ठीक है। कोई चीज डिस्कस करनी है तो कर सकता है। उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट्स बताता हूँ आपकी। एक असाइनमेंट तो मैंने आपको बता दी है कि आपने कोई भी वर्ड लेना है, उसकी वर्ड बेस करेक्टर बेस आपने उसका क्या करना है, माइंड मैपिंग करनी है। चलें, गुड हो गया। जिन्होंने लिंक सेंड कर दिए हैं, गुड। और साथ साथ फ्रीलांसिंग को बाय रिक्वेस्ट को भी सेंड करते रहें। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में हम फ्रीलांसर को भी पढ़ लें, ठीक है। और लोगो हमारा कंप्लीट होता है तो हम फोटोशॉप की तरफ मूव कर जाएंगे, और फोटोशॉप के साथ साथ हम फ्रीलांसर को भी देख लेंगे, और साथ साथ फिर हम इन सब चीजों को लेके साथ साथ चलते जाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जवान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए ठीक है? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। अच्छा सर, एक तो बात यह है कि ये सारे प्रोसेस तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन जब हम फ्रीलांसिंग पे जैसे फाइवर पे जाते हैं तो फाइवर पे हमने अगर गिग कोई बनानी है तो हम उससे पहले अपना जो है रेट वहाँ पर मेंशन करते हैं जी कि बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हम $5 में ये लोगो बनाते हैं। तो ये सारी डिस्कशन उसके हम्म। बाद करने में हम उसकी बार्गेनिंग या रेट किस तरह बाद में चेंज करें। अब ये देखिए ना, अब अपनी प्राइस को सेट जो करते हैं वो नॉर्मल प्राइस सेट करते हैं। अब लोगों की नॉर्मल प्राइस $5 नहीं है, ये तो माइंड से निकाल दें। आप मिनिमम भी चार्ज करें ना, 25 से 50 के दरमियान चार्ज किया करें लोगो डिजाइन का, ठीक है। अब वो आपने रखा हुआ है बेसिक लोगो डिजाइन, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आपसे आके डिस्कशन करता है, और आपने जो अपने लोगों की जो आपने यानी कि क्वेश्चंस आप कर रहे होते हैं, उससे रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं, तो उस रिक्वायरमेंट को आपने सेट करना है इस तरह से, जो मैंने आपको डिटेल इन्फो अभी बताई थी, ठीक है। डिजाइन ब्रीफ जो मैंने बताया था, उसको फॉलो करते हुए आपने अपना एक कंप्लीट डिजाइन ब्रीफ जो था वो आपने अपनी उस वहां लिखना है, जो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ठीक है। और अगर हम देखें अपवर्क को, तो अपवर्क पे इस डॉक्यूमेंट को भी आप शेयर करके उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब आपके पास क्लाइंट उस इंफॉर्मेशन को लेके आता है, और आप उसकी वैल्यू को चेक कर चुके होते हैं, उस इंडस्ट्री को चेक कर चुके होते हैं, उस टारगेट को चेक कर चुके होते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली आके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो प्रॉपर आके डिस्कशन करते हैं, और देन आप उसको कोट करते हैं कि आप इसके इतनी अमाउंट चार्ज करेंगे। अगर कोई आके ऐसे ही कर देता है तो उसका मतलब है कि इसको कोई गर्ज नहीं है रिसर्च से, किसी चीज से, इसको बस लोगो चाहिए। आप उस पर कोई इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, आप उसको लोगो बना के दे देते हैं। और जो लोग होते हैं आके प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, आप उस इंडस्ट्री में जाते हैं, उस इंडस्ट्री से आपको उसकी वैल्यू का अंदाजा हो जाता है कि आप इससे कितने तक चार्ज कर सकते हैं, तो फिर उसके हिसाब से आप उससे चार्ज कर रहे होते हैं। जवाब, चीज क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, मतलब सिर्फ फाइवर पे भी हम बेसिक लिखें और उसके अलावा बाकी डिस्कशन पे ले जाएं। हाँ जी, हाँ जी, बाकी डिस्क, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो आके जस्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और देन अब वो आपसे कहते हैं कि इसको हमको करके दे दो, ठीक है। वो कोई आपसे डिस्कशन इतनी ज्यादा नहीं हो रही होती, तो उसमें आप बस स्टक होते हैं कि आप इसको बना के दे देते हैं, उसके कंप्यूटर देखते हैं और उसको लोगो बना के दे देते हैं। और जब कोई आता है और आप उस इंडस्ट्री को देखते हैं कि उस इंडस्ट्री की क्या वैल्यू है, उसकी बेस पे अगर सर्च करके उससे डिस्कशन करते हैं और फिर उसको कोट करते हैं, और वो 150 200 जितनी भी हो सकती है।
तो लेट्स से अगर हम $45 मैंने अपना अमाउंट रखी हुई है और वो मैंने मुझे ऑर्डर आ गया है, अब मैंने उससे डिस्कशन करनी है और अब मेरा जो इस तरह लोगों की जो वर्थ है वो मैं समझ रहा हूँ कि ये $100 से भी ऊपर जा रही है, तो मैं तो हाँ, तो $45 का वो इंक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हमने बताया ना कि हम क्लाइंट को बताते हैं, कि क्लाइंट को गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं कि उसको स्टिकर भी चाहिए, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डिफरेंट कलर रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, स्टाइल गाइड्स, फॉन्ट, ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा। तो उसके हिसाब से आप उसको जब ये सारी चीजें बताते हैं तो उसके माइंड में तो जस्ट पहले ये होता है कि वो आप उसे एक इमेज देंगे। जब उसको आप ये सारी चीजें बताते हैं तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि ये अमाउंट, आप उसे कहते हैं कि आप अगर ये सारी चीजें चाहते हैं तो इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है। तो आप उसको वहां से कस्टम ऑफर जो है मजीद ऐड कर सकते हैं और अपनी जो ऑर्डर की प्राइस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें ये तो नहीं होता है कि आप स्टक होते हैं कि अगर आपने $45 का ऑर्डर प्लेस करवा लिया तो आपने 45 में ही करके देना है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। चलें ठीक है, अब इंशाल्लाह ऑर्डर और मिलेगा कुछ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कुछ? और वो आप जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अगर OBS यूज़ करें और उस पर सारों को कॉल पे ले सकें तो वो काम चल सकता है। हाँ, OBS पे भी चल तो जाता है बिल्कुल। बेसिकली यही जो स्ट्रीम यार्ड है इस पे मैं थोड़ा सा इजी फील करता हूँ। OBS को भी ट्राई करके देखा है, वो इतना ज्यादा स्मूथली नहीं चल रहा होता बाज़ औक़ात, ठीक है। यानी कि जिस तरह अभी ये स्मूथ चलता है ना उस तरह से नहीं चलता। इसके अलावा भी 2-3 और हैं, उनको भी ट्राई करके देखा है, तो वो इतने ज्यादा स्मूथ नहीं चलते जितना ये चल रहा होता। तो इसलिए इसी को मैं ट्राई करता हूँ, ये ठीक है। बाकी जूम का मैं, जैसे आप कह रहे थे, तो जूम पे हम कोशिश करेंगे, एक दफा ट्राई करके देख लेते हैं कि हम मोबाइल पे इसको ले लें और कर लें, ठीक है। ठीक है ओके, सर, कोई थैंक और यू। इश्यू तो नहीं है? थैंक यू थैंक यू। चलें, अब मैं असाइनमेंट्स का बता देता हूँ आप सबको, ठीक है। अच्छा जी, आपकी एक असाइनमेंट तो थी माइंड मैपिंग से रिलेटेड, ठीक है। और एक असाइनमेंट आपकी है कि आपने कोई खुद ही से कम एक इंडस्ट्री चूज करनी है, कोई एक यूनिक सा नेम चूज करना है और उससे रिलेटेड आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है। जो ये जितने भी स्टेप्स थे, इन स्टेप्स सब को आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है और ये पूरा कंप्लीट पेपर वर्क होगा जो कि कम से कम भी होना 2 to 3 पेजेस पे जाएगा, ठीक है। और उन पेजेस के आपने मुझे पिक्स लेके यहाँ स्लैक के ऊपर सेंड करनी है कि आपने ये कैसे किया। आप अपनी मर्जी से, ओपन है आपके लिए, कोई भी इंडस्ट्री चूज करें, कोई भी नेम चूज करें, लेकिन आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके स्केचिंग तक आपने जाना है, ठीक है। वेक्टर आर्ट में आपने नहीं जाना क्योंकि लोगो डिजाइन अभी हमने पढ़ना है, आपने स्केचिंग तक जाना है, ठीक है। स्केच आपने करके मुझे वहां सेंड कर देना है, यानी कि कंप्लीट स्टार्ट से डिजाइन ब्रीफ आपने सारी लिखनी है, फिर आपने रिसर्च लिखनी है, विजुअल रिसर्च लिखनी है, ठीक है, माइंड मैपिंग करनी है और देन स्केचिंग करके वो सारी चीजें मुझे आपने पेजेस जो हैं वो स्लैक के ऊपर अपलोड कर देने हैं। अगर किसी की भी कोई भी और क्यूरी होगी तो मेरे से स्लैक पे पूछ के लीजिएगा। बाकी जो आज का हमारा लेक्चर था ये मैं आपसे स्लैक पे शेयर कर दूंगा, इसको भी अच्छे से रीड कर दीजिएगा। और ये कुछ लिंक्स हैं हेल्पफुल, ठीक है, डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है, ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा और इसको भी देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, इनसे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अगर किसी को क्यूरी है तो मेरे से पूछ सकता है, दोबारा अगर कोई रिपीट करना है तो वो भी बता दें, यस नो कर दें, उसके बाद हम अल्लाह हाफिज करके लेक्चर को एंड करते हैं। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना हो, कोई क्यूरी हो? अहमद, जवाद, मारिया, वसीम, चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। और असाइनमेंट याद से कीजिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि असाइनमेंट जो करेगा उसी को डॉक्यूमेंट मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, लोगों को ब्रीफ वाला, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।